आई विल मेक श्योर कि आपको कोई क्वेश्चन एग्जाम में ऐसा न्यू ना लगे। हमारा एम यही है कि हम एग्जामिनर का माइंडसेट समझ लें। सेम टॉपिक को किस अलग अलग लैंग्वेज के थ्रू आपका एग्जामिनर आपको पूछता है। डेफिनेटली मार्क्स तो अच्छे आने वाले हैं, तो डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। एज ए सिग्नल लेके कि बेटा अब तो पढ़ ले। तो शुरू करते हैं यार। मैं रेडी हूँ, ये तुम खुद बता पाओगे अपने जूनियर्स को, खुद को, अपने आजू बाजू वालों को भी, ठीक है। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? क्या हाल चाल? सब ठीक? तो आज हम लोग नए चैप्टर के साथ आ चुके हैं जिसका नाम है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। सो वेलकम टू द 4th एपिसोड ऑफ 15 चैप्टर 15 years of PYQ सीरीज। ये सीरीज के बाद आई विल मेक श्योर कि आपको कोई क्वेश्चन एग्जाम में ऐसा न्यू ना लगे, क्योंकि इस सीरीज में हम लोग 15 साल के जितने क्वेश्चंस है हर पर्टिकुलर चैप्टर प्लस उसके सब टॉपिक्स के कवर करने वाले हैं। तो इसमें हमारा एम यही है कि हम एग्जामिनर का माइंडसेट समझ लें कि एग्जैक्टली वो किस तरीके से किस लैंग्वेज में क्वेश्चंस देता है। जैसे जैसे हम ये सीरीज में आगे बढ़ते जाएंगे, आप धीरे धीरे ये समझते जाएंगे कि एग्जैक्टली सेम टॉपिक को किस अलग अलग लैंग्वेज के थ्रू आपका एग्जामिनर आपको पूछता है, ठीक है। तो चलो यार बढ़ते हैं हमारे नए टॉपिक के साथ, विच इज मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। मुझे ये नहीं पता कि आप ये चैप्टर फर्स्ट देख रहे हैं, सेकंड देख रहे हैं, थर्ड देख रहे हैं कि फोर्थ देख रहे हैं। मुझे बस इतना पता है कि ये सीरीज कंप्लीट होने के बाद आपको डेफिनेटली मार्क्स तो अच्छे आने वाले हैं, इतना आई कैन मेक श्योर, ठीक है। तो अगर इनकेस चैप्टर याद नहीं आ रहा है तो प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएंगे आप, आपको 11 12 का एक ही प्लेलिस्ट मिलेगा। उसके अंदर में थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको ये चैप्टर मिलेगा। जाके ये चैप्टर का वन शॉट देख लो, नोट्स भी अपलोडेड है, नोट्स के थ्रू तुम रेफरेंस ले सकते हो और फिर आ जाओ तुम PYQ सीरीज करने के लिए। इन केस तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं बचा, तुम थोड़ा लेट पा रहे हो ये वीडियो को, तो उसकी भी टेंशन नहीं लेना है। जब जब मैं एक एक क्वेश्चंस करवा रही हूँ, मैं साथ में उसका छोटा सा एक्सप्लेनेशन भी दे रही हूँ, बट फॉर द डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन तुमको जाना पड़ेगा वन शॉट के ऊपर, ठीक है। और इसके लाइव लेक्चर्स भी अवेलेबल है जो कि तुम देख सकते हो, वो भी अलग से प्लेलिस्ट में है, तो डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। तो अब मुझे चाहिए तुम्हारा पूरा फोकस। जैसे ही हम लोग ये सीरीज स्टार्ट करते हैं, तुम्हें ये समझ जाना चाहिए कि ये वीडियो तुम्हारे पास आया है एज ए सिग्नल लेके कि बेटा अब तो पढ़ ले, ठीक है। तो शुरू करते हैं यार, बिना किसी टाइम पास के अब हम शुरू करेंगे आज का सेशन, जो कि बहुत ज्यादा इफेक्टिव होगा, जैसे हमारे आज से 3 सेशन हो चुके हैं, ठीक है। चलो यार शुरू करते हैं हमारा चैप्टर विच इज मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। मैं रेडी हूँ अपने शस्त्र के साथ, आप भी रेडी हो जाइए अपने वो PYQ वाले बुक के साथ, क्योंकि ये क्वेश्चंस जो है इट इज टू बी नोटेड। ये क्वेश्चन से तुम्हें एक अंडरस्टैंडिंग आएगा कि टीचर कौन सा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इस पर्टिकुलर पार्ट में, वो बता दो। ये तुम खुद बता पाओगे अपने जूनियर्स को, खुद को, अपने आजू बाजू वालों को भी, ठीक है। तो अब जब मैं बोल रही हूँ मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, एग्जैक्टली वो है क्या, चैप्टर का जिस्ट देती हूँ तुमको। चलो अब हमने ना 3rd चैप्टर में पढ़ा इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। इनहेरिटेंस में हमने बोला कि मेंडल जी का बोलबाला था, हमें जो भी कैरेक्टर्स या ट्रेड्स नेक्स्ट जनरेशन में दिख के आ रहे हैं, वो कैरेक्टर्स और ट्रेड्स जो है वो हमें पेरेंट्स से मिला है, और वही पेरेंट्स जो है ना रिकम्बाइन करते हैं, उनके कैरेक्टर्स फ्यूज होते हैं, तब जाके अपने पास वो पर्टिकुलर जो भी ट्रेड दिखता है वो दिख के आ रहा है ना। जैसे तुम किसी के अगर नामकरण वगैरह में गए तो तुम बोलते ना, अरे इसका नाक तो इसके पापा की तरह है, अरे इसका आइस तो इसकी मम्मा की तरह है। तो तुम्हें कैसे समझ आता है कि ये उसके पापा की तरह है, ये उसकी मम्मी की तरह है? क्योंकि तुम कुछ ना कुछ सिमिलैरिटी देख पाते हो, क्योंकि दोनों के गैमेट्स जो है वो कंबाइन हुए, रिकम्बाइन हुए हैं। प्रोफेस 1 के पैकेटिंग स्टेज में उनका रिकॉम्बिनेशन हुआ है काइस्माटा बनाते हुए। इफ यू ऑल रिमेम्बर, हमने 11th स्टैंडर्ड में इसको बहुत डिटेल में पढ़ा था, ठीक है। तो इतना तो उन लोगों ने किया हुआ है, एक दूसरे को ओवरलैप वगैरह ये सब करने का काम उसने किया है, तो थोड़ा मोड़ा तो रिकॉम्बिनेशन के कैरेक्टर्स आएंगे। अब तुम ऑब्जर्व करोगे कि कुछ मम्मी का हिस्सा तो कुछ पप्पा का हिस्सा है, कंप्लीटली मम्मी कंप्लीटली पप्पा नहीं दिखते। अब इसका ना एक एनालॉजी देती हूँ। मान लो कि तुमने नींबू पानी लिया, नींबू पानी के अंदर तुमने सिर्फ शक्कर डाला तो नींबू पानी मीठा लगेगा, और वही शक्कर के साथ तुमने थोड़ा नमक डाल दिया तो अब नींबू पानी खट्टा मीठा लगेगा। तो वैसे ही जब तक मम्मी के कैरेक्टर्स थे
तब तक तो ठीक था। उसमें थोड़ा सा तुमने पापा के कैरेक्टर्स डाल दिए तो कॉम्बिनेशन बन गया दोनों के कैरेक्टर्स का। तो यही जो कॉम्बिनेशन बनता है ना कैरेक्टर्स का, वो तुम्हें हम तुम्हारे मॉम और डैड से अलग बनाता है, और यही अलग बनाने को हम कहते हैं वेरिएशन। तो हमने ना लास्ट चैप्टर में इनहेरिटेंस और वेरिएशन देखा, इस चैप्टर में उसी का प्रूफ देखेंगे कि क्या जो जो बातें हमने लास्ट चैप्टर में की वो सत्य है या नहीं। तो दिस इज अबाउट द मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। हम तह तक जाके पता करेंगे कि एग्जैक्टली ये कैरेक्टर्स, ये ट्रेड्स ट्रांसमिट कैसे होते हैं, किस चीज के वजह से होते हैं, कौन सी चीजें रिस्पॉन्सिबल है ये कैरेक्टर्स को ट्रांसफर करवाने के लिए। तो चलो यार, विदाउट फर्दर अड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड। एमसीक्यू का जो क्वेश्चंस है उसके आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। मैं जब एक एमसीक्यू बोलूंगी उसके बाद मैं आपको पर्टिकुलर टाइम दूंगी, कुछ 30 सेकेंड्स हार्डली, उसमें तुम लोगों को सोच के फटाक से कमेंट सेक्शन में डाल देना है। फिर हम आगे बढ़ते हुए चलेंगे, सारे आंसर्स तुमको इसी पीडीएफ में मिल जाएंगे, तो डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। तो let's get started with the chapter called as molecular basis of inheritance and make sure कि ये सीरीज को तुम बहुत रिलीजियसली फॉलो करो, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है एक 15 सारे पेपर्स को निकाल के उसको सब टॉपिक वाइज सेग्रीगेट करना। मैंने सिर्फ ऐसी क्वेश्चंस नहीं डाल दिया और ये चैप्टर का दिख रहा नहीं, मैंने सब टॉपिक भी डाला है कि इसके अंडर कौन से क्वेश्चंस है। तो इतनी मेहनत का तुम इतना तो रिस्पॉन्स दे ही सकते हो, है ना। चलो यार शुरू करते हैं। सबसे पहला रहेगा अपना एमसीक्यूज, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हम देखेंगे। तो मैं जब क्वेश्चन रीड करूंगी आपको कुछ सेकेंड्स ऑफ टाइम मिलेगा, 30 सेकेंड्स, जिसमें यू हैव टू आंसर। ओके, नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज लॉन्गर फ्री एंड ऑफ टीआरएनए हैज अनपेयर्ड टू सक्सेसिव डैश। यहाँ पे अगर मैं टीआरएनए का स्ट्रक्चर बनाऊं तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर रहता है जिसमें, सॉरी यहाँ पे अच्छे से बनाती हूँ, तो यहाँ पे जब भी मैं टीआरएनए का स्ट्रक्चर बनाती हूँ तो ये ऐसा दिखता है जिसमें एक आर्म जो होता है ना मैं हमेशा लंबा बनाती हूँ। तो यहाँ तक तो बच्चों पेयरिंग हो गई, व्हाट अबाउट दिस आर्म, इस आर्म का क्या है ना। तो यही पूछा है कि लॉन्गर फ्री एंड जो होता है ना टीआरएनए का, वो कौन से अनपेयर्ड टू सक्सेसिव पेयर से बना हुआ है। ऑप्शन ए इज जीजीए, ऑप्शन बी इज सीसीए, ऑप्शन सी इज यूएजी एंड ऑप्शन डी इज एयूजी। मार्च 2020 का क्वेश्चन है। आई विल गिव यू 30 सेकेंड्स टू राइट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। बिना गूगल बाजी किए हुए आई एम गिविंग यू 30 सेकेंड्स टू राइट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। डालोगे टाइम स्टैम्प, फॉर एग्जाम्पल टाइम स्टैम्प क्या होता है, अभी जैसे हुआ है यहाँ पे 6 मिनट्स, तो यू विल पुट 6 मिनट एंड द आंसर। आई होप आप लोगों ने अब तक इसका आंसर डाल दिया होगा। तो बच्चों यहाँ पे जो फ्री एंड मिलता है ना आपको, ये जो फ्री एंड जो खाली जगह है, दैट इज योर सीसीए एंड, ठीक है, दैट इज योर सीसीए एंड। ओके, अब एक और चीज मैं तुम लोगों को बताऊंगी, जब ये सीरीज तुम्हारे सामने आएगी डेफिनेटली इसमें एक दो तुमको मिस्टेक्स दिखेंगे, ठीक है। आई वॉन्ट यू टू पॉइंट आउट दैट मिस्टेक इन द कमेंट सेक्शन। जो पॉइंट आउट कर रहा है मैं उसको टेलीग्राम पे उसका नाम जो है हाईलाइट करूंगी, क्योंकि उसको समझा है कि उसने रॉन्ग किया है। यहाँ पे सामने में कुछ तो मिस्टेक है, दे आर एबल टू आइडेंटिफाई, तो उतने ध्यान से तुमको पढ़ना है, ठीक है। देखते हैं कौन मिस्टेक फाइंड कर सकता है। ओके, नाउ सेकेंड क्वेश्चन में हम देखेंगे, इन न्यूक्लियोटाइड द नाइट्रोजन बेस इज अटैच्ड टू कार्बन नंबर 1 ऑफ शुगर बाय विच बॉन्ड। मार्च 2013 का क्वेश्चन है। यहाँ पे बोला गया है कि न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर्स होते हैं, देखो बच्चों, तो उसके अंदर जो नाइट्रोजन बेस है वो अटैच्ड है फर्स्ट कार्बन के साथ शुगर से, बट किस बॉन्ड से अटैच्ड है ना, किस बॉन्ड से वहां पे अटैचमेंट आया है। ऑप्शन ए हो गया आपका ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ऑप्शन बी हो गया आपका हाइड्रोजन बॉन्ड, ऑप्शन सी इज फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड एंड ऑप्शन डी इज फॉस्फेट बॉन्ड। दिमाग लगाओ, कार्बन और शुगर का अटैचमेंट की बात चल रही है यहाँ पे बच्चों, कार्बन और शुगर का अटैचमेंट की बात चल रही है न्यूक्लियोटाइड में। तो किस तरीके से कनेक्शन होगा, दिमाग लगाओ, किस तरीके से कनेक्शन होगा, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। Whatever is the correct answer, you have to write it quick. I hope दिमाग में ऑप्शंस चल रहे होंगे और कुछ बच्चों ने अभी तक आंसर डाल भी दिया होगा। मैंने अभी फर्स्ट वीडियो का रिस्पॉन्स देखा, तुम लोग आंसर नहीं डाल रहे हो, विच आई हैव ऑलरेडी एक्सपेक्टेड कि तुम डालो, ठीक है। इससे तुम्हें लगेगा कि सामने वाली साथ में है। तो यहाँ पे आंसर आएगा बच्चों ग्लाइकोसिडिक। यहाँ पे आंसर क्या आएगा बच्चों, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो जब तुम्हारा न्यूक्लियोटाइड के अंदर में कार्बन और शुगर का अटैचमेंट होता है ना, तो वो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से अटैच करते हैं एक दूसरे को, ठीक है। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग थर्ड क्वेश्चन की तरफ। इफ द कोडॉन ऑन mRNA इज AUG,
द कंपैटिबल एंटीकोडॉन ऑन टीआरएनए विल बी। ठीक है, तो ये अक्टूबर 2015 का क्वेश्चन है। दिस इज तो वेरी इजी। यहाँ पे बोला हुआ है अगर एमआरएनए पे AUG है तो टीआरएनए पे क्या होना चाहिए। अब तुम दिमाग लगाओ, टीआरएनए पे क्या होगा। ए का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है बच्चों, यू होता है। यू का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, ए होता है। और जी का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, सी होता है। तो हमको तो ये पता ही है कि आरएनए के अंदर में एग्जैक्टली क्या होता है। तो इट इज AUGC, ये हमें ऑलरेडी पता है। ए का डबल बॉन्ड है यू के साथ, जी का ट्रिपल बॉन्ड है सी के साथ। दिस वी ऑलरेडी नो, राइट। तो यहाँ पे बच्चों करेक्ट ऑप्शन आएगा UAC। कुछ टफ था क्या इसमें, बट ये जब अचानक से पेपर में वो इतना बड़ा सा 70 मार्क्स के पेपर में आता है ना, तो दिमाग घूम जाता है। यहाँ पे मेरे टाइम देने के पहले काफी बच्चों ने कर दिया होगा। किया था कि नहीं, सच बताओ, मुझे पता है ना, तुम लोग स्मार्ट हो। अब हम लोग मार्च 2016 के क्वेश्चन की बात करेंगे। द नंबर ऑफ प्यूरिन्स इन अ सेगमेंट ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल इज 68। व्हाट विल बी द नंबर ऑफ पिरिमिडिन्स इन दिस सेगमेंट। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोला है कि अगर प्यूरिन्स डीएनए के सेगमेंट में 68 है तो पिरिमिडिन्स कितना होगा। अब अगर मैं प्यूरिन्स पिरिमिडिन्स आपको याद दिलाऊं तो इट इज दिस 80GC पहले लिख दो। ये जो AG है ना आपका बच्चों, ये है आपका प्यूरिन, और TC जो है ना आपका वो है बच्चों पिरिमिडीन्स। ओके, अब तुम एक बात बताओ, अगर मेरे प्यूरिन 68 है तो पिरिमिडीन्स कितने होंगे, 68 ही होंगे ना, क्योंकि दोनों का कॉम्बिनेशन चल रहा है ना। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी। बिना कुछ कैलकुलेट किए भी वी नो कि प्यूरिन्स इज इक्वल टू पिरिमिडीन्स का नंबर। ओके, आई होप इतना समझ गए। 4 क्वेश्चंस एकदम दिमाग के अंदर बैठ गए हैं। पानी पीते रहना बीच बीच में, नहीं तो गड़बड़ होगी। मैं भी पी लेती हूँ। ओके, तो बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत मजेदार क्वेश्चंस अभी आने वाले हैं जिसमें तुमको बहुत मजा भी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टॉप कोडॉन। स्टॉप कोडॉन क्या होता है, जो पर्टिकुलर प्रोसीजर है उसको रोक देने का काम करने वाला है, एक ब्रेक लाने का काम करने वाला है। तो यहाँ पे पूछा है कि इनमें से कौन सा स्टॉप कोडॉन है। मार्च 2016 का क्वेश्चन है। ऑप्शन ए UAG, ऑप्शन बी UAC, ऑप्शन सी AUG, ऑप्शन डी UCA। जो भी करेक्ट आंसर है आप डालेंगे कमेंट सेक्शन के अंदर। जो भी करेक्ट आंसर है वो डालेंगे आप कमेंट सेक्शन के अंदर। मैं आपको टाइम दे रही हूँ तो इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप डालो कमेंट। आई डोंट वांट कि वीडियो से अननेसेसरीली बड़ा हो जाए, वो मुझे पसंद नहीं है इतना। उससे मुझे क्या ही मिलेगा, है ना। तुमको आ जाए उससे मुझे ज्यादा फायदा है। सही है कि नहीं, लिखा। तो बच्चों यहाँ पे करेक्ट आंसर इज UAG। यहाँ पे करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए विच इज UAG, क्योंकि ये स्टॉप कोडॉन की तरह एक्ट करता है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में बात करेंगे। द नंबर ऑफ एडेनाइन मॉलिक्यूल्स इन अ गिवन डीएनए सेगमेंट इज 25। एडेनाइन जो है वो 25 है, और नंबर ऑफ साइटोसिन मॉलिक्यूल इज 45। ठीक है, तो द टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स इन द सेगमेंट विल बी। यहाँ पे बोला है कि नंबर ऑफ एडेनाइन मॉलिक्यूल जो है डीएनए सेगमेंट में, यानी कि यहाँ पे ए का वैल्यू देख लो बच्चों, यहाँ पे ए का वैल्यू जो है दैट इज 25, और फिर बोला है कि साइटोसिन जो है उसका वैल्यू इज 45। तो बोला क्या टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स कितने होंगे सेगमेंट में। लगा लो दिमाग जल्दी से, दिमाग लगा लो कितने होंगे फटाक से। ऑप्शन ए 70, ऑप्शन बी 140, ऑप्शन सी 90, ऑप्शन डी 50। दिमाग लगाना है, वेरी इजी। अभी अभी इस टाइप का सेम क्वेश्चन हमने पढ़ा हुआ है। दिमाग लगाओ और कमेंट में डाल दो जल्दी। लगाया दिमाग। आई होप आप लोगों ने कमेंट में डाला होगा, मेरा विश्वासघात नहीं कर रहे हो कि तुम लोग। अब यहाँ पे देखो, अगर मैं कह रही हूँ 80GC, क्योंकि मैं ये डीएनए की बात कर रही हूँ ना,
तो अगर A का वैल्यू इज 25 तो T का वैल्यू भी क्या होगा 25, मतलब मैं यहाँ पे 25 प्लस 25 कर दूंगी विच इज 50। फिर अगर मेरे C का वैल्यू इज 45 तो मेरा G का वैल्यू भी क्या होगा 45, तो यहाँ पे आंसर आएगा 90। टोटल कितना हो गया 140। ठीक है, टोटल कितना हो गया 140। तो बच्चों यहाँ पे द टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स इन द सेगमेंट इज नथिंग बट 140। समझा कितना इजी था, बेसिक मैथ्स। और यहाँ पे तुम अपना 1 मार्क्स लूज कर देते अगर तुम्हें ये टाइप का क्वेश्चन नहीं पता होता। जुलाई 2017 का क्वेश्चन है, अभी की बात है ये। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आई होप आपको मजा आ रहा है, आपको समझ आ रहा है कि एग्जैक्टली क्या चल रहा है यहाँ पे। 7th क्वेश्चन, न्यूक्लियोसाइड इज ए न्यूक्लियोटाइड विदाउट। ब्यूटीफुल क्वेश्चन। न्यूक्लियोसाइड जो है वो एक न्यूक्लियोटाइड है, किसके बिना? मैं अधूरा हूं किसके बिना, वैसा क्वेश्चन है ये थोड़ा सा तुम्हारे जैसा क्वेश्चन है, बड़ा सैड सा, डिप्रेस सा, अकेला सा, थकेला सा। मार्च 2018 का क्वेश्चन है। ऑप्शन ए शुगर, ऑप्शन बी नाइट्रोजन बेस, ऑप्शन सी हाइड्रोजन बॉन्ड एंड ऑप्शन डी फॉस्फेट ग्रुप। तो यहाँ पे क्या क्वेश्चन है तुम्हारे दिमाग में चल रहा है कि भैया एग्जैक्टली न्यूक्लियोसाइड जो है वो न्यूक्लियोटाइड कैसे होता है, किसके बिना हो जाता है? तो यहाँ पे मैं आपको टाइम दे रही हूँ और मुझे आंसर बताना है आपको। ऑप्शन ए शुगर, ऑप्शन बी नाइट्रोजन बेस, ऑप्शन सी हाइड्रोजन बॉन्ड, ऑप्शन डी फॉस्फेट ग्रुप। लगाओ दिमाग, लगाओ दिमाग लगाओ। आई होप आंसर लिखा आप लोगों ने। तो न्यूक्लियोसाइड सिर्फ न्यूक्लियोटाइड रह जाता है अगर उसके पास कोई फॉस्फेट का ग्रुप ना रहे। मुझे पता है कि विद इन 1-2 मिनट्स लोगों ने इसका आंसर कर दिया होगा। ठीक है, मार्च 2018 का क्वेश्चन है ये। तो समझा आपको, अगर फॉस्फेट ग्रुप नहीं रहा मेरे न्यूक्लियोसाइड में तो वो एक न्यूक्लियोटाइड बन के रह जाता है। ठीक है बच्चों, अब 8th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इन एन ऑक्टामर ऑफ द न्यूक्लियोसोम कोर डीएनए कंसिस्ट ऑफ डैश बेस पेयर्स। यहाँ पे क्या पूछ रखा है कि अगर न्यूक्लियोसोम का ऑक्टामर है तो कोर डीएनए में कितने बेस पेयर्स होंगे वो बताओ तुम लोग। जुलाई 2018 का क्वेश्चन है, हिंट देती हूँ इसकी तरह है। इट इज सिमिलर टू दिस। दिमाग लगाओ कितना हो सकता है। अगर ऑक्टामर है न्यूक्लियोसोम में तो कोर डीएनए में कितने बेस पेयर्स होंगे? ऑप्शन ए 46, ऑप्शन बी 146, ऑप्शन सी 246, ऑप्शन डी 346। एनी आइडिया? एनी आइडिया? लगाओ दिमाग लगाओ। लगाओ दिमाग लगाओ। आई होप आपने इसके थ्रू इसका आंसर तो निकाल ही लिया होगा। तो यह तो ऑप्शन इज बी विच इज 146। सिमिलर टाइप के कैलकुलेशंस मैं फिर से नहीं करूंगी, वीडियो मुझे 4 घंटे की नहीं करनी है, क्योंकि 4 घंटे के लिए आई एम प्लानिंग कि मैं तुमसे पेपर सॉल्व करवा दूं, वो ज्यादा बेटर चीज हो गया है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते बच्चों, 9th क्वेश्चन की तरफ। तो as the base sequence present on one strand of DNA decides the base sequence of other strand, this strand is considered as beautiful and easy question। मार्च 2019 में एक क्वेश्चन आया था जो कि आपके सामने प्रस्तुत है, which is फिर से पूछा गया अगर एक बेस सीक्वेंस प्रेजेंट है डीएनए के एक स्ट्रैंड पे, अगर एक बेस सीक्वेंस प्रेजेंट है डीएनए के एक स्ट्रैंड पे, तो दूसरे स्ट्रैंड पे जो बेस सीक्वेंस आएगा दैट इज डिपेंडेंट ऑन फर्स्ट वाला स्ट्रैंड। तो ये वाला स्ट्रैंड इससे क्या हो गया? तो ऑप्शन है बच्चों डिसेंडिंग स्ट्रैंड, ऑप्शन बी बच्चों लीडिंग स्ट्रैंड, ऑप्शन सी बच्चों लैगिंग स्ट्रैंड एंड ऑप्शन डी है कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड। एनी आइडिया? एनी आइडिया? अभी हम इतने बार कॉम्प्लीमेंट्री बेस पर पढ़ रहे थे, इतना तो तुम समझ ही गए होगे। जो भी करेक्ट आंसर है कमेंट सेक्शन में डाल दो। तो बच्चों यहाँ पे आंसर आएगा आपका कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड। हम लोग ऐसे बोलते हैं ना, इसके ऊपर ए है तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री थाइमीन होगा, इसके ऊपर ग्वानाइन है तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री साइटोसिन होगा, बस वही बात चल रही है। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे 10th क्वेश्चन की, जो कि आया था आपका जुलाई 2019 में। ध्यान देना क्वेश्चन पे। नेम द प्रोसेस बाय विच ऑल द 3 टाइप्स ऑफ नॉन जेनेटिक आरएनएस आर प्रोड्यूस्ड ऑन द डीएनए टेम्पलेट।
बोला गया है कि भैया प्रोसेस बताओ जिसके थ्रू तीनों टाइप के नॉन जेनेटिक आरएनए बनते हैं डीएनए टेम्पलेट के ऊपर। वेरी इजी क्वेश्चन, 10th स्टैंडर्ड का बच्चा भी ये कर सकता है क्योंकि तब से शुरू हो गया ये। जुलाई 2019 का क्वेश्चन है। ऑप्शन ए ट्रांसलेशन, ऑप्शन बी ट्रांसक्रिप्शन, ऑप्शन सी टर्मिनेशन, ऑप्शन डी रेप्लिकेशन। टाइम दे रही हूँ, सॉल्व कर लो। टाइम दे रही हूँ, सॉल्व कर लो। बता दो, बता दो क्या सही है, फटाफट से बता दो। लिखा कमेंट में, डाला टाइम स्टैम्प के थ्रू, डाला अपने कमेंट में, बताओ डाला। डाला कि नहीं? तो देखो यहाँ पे क्या बोल रहे, 3 जेनेटिक आरएनएस बनना। यहाँ पे बच्चों ये कहना चाह रहा है कि तुम mRNA बना रहे हो, तुम भैया rRNA बना रहे हो, और भैया tRNA बना रहे हो। तो वो बोल रहा है कि ऐसा कौन सा प्रोसेस है जो ये तीनों आरएनए बनाने का काम करता है। तो यार हम सबको पता है कि ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस होता है वो। अब ट्रांसक्रिप्शन के ही प्रोसेस में क्यों होता है मैम, वो बता दो। तो देखो, जो डीएनए होता है वो मास्टर मॉलिक्यूल होता है, उसके सेगमेंट में सारी इंफॉर्मेशन होती है, पर हमारा जो डीएनए वो बाहर नहीं जा सकता न्यूक्लियस के, और हमारा जो पूरा प्रोटीन सिंथेसिस है वो होता है साइटोप्लाज्म के अंदर। तो ये तो दिक्कत की बात हो गई। तो इस सिनेरियो में डीएनए अपने चिंटुकले, पिंटुकले, डिंटुकले को पैदा करता है, यानी कि आरएनए बनाता है, और यही जो छापम छापी का प्रोसेस है उसी को हम लोग ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। ठीक है, तो दैट इज व्हाई द करेक्ट आंसर इज ट्रांसक्रिप्शन। जुलाई 2019 का क्वेश्चन है, तुमने यूं कर दिखाया। नेक्स्ट 11th क्वेश्चन, लिंकर डीएनए कनेक्टिंग टू सक्सेसिव न्यूक्लियोसोम कंसिस्ट ऑफ डैश हाउ मेनी बेस पेयर्स। मार्च 2008 का क्वेश्चन है, सिमिलर टाइप का जो पीछे 2 कर चुके हैं। ऑप्शन ए 146 बेस पेयर्स, ऑप्शन बी 200 बेस पेयर्स, ऑप्शन सी 160 बेस पेयर्स, ऑप्शन डी 54 बेस पेयर्स। कौन सा करेक्ट आंसर है, लिखना फटाक से। करेक्ट आंसर फटाक से लिखना, चलो। लिख दिया कमेंट में, कमेंट सेक्शन में आंसर जा चुका है आपका। तो सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है यहाँ पे भी। सो द आंसर विल बी बच्चों 54 बेस पेयर्स। ठीक है, यहाँ पे आंसर क्या आएगा आपका 54 बेस पेयर। अब बढ़ते बच्चों 12th क्वेश्चन की तरफ, जो कि मार्च 2022 का क्वेश्चन है। ड्यूरिंग रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए The separated strands are prevented from recoiling। अब जब मैं डीएनए का सेपरेशन कर रही हूँ, अब ये देखो मेरा डीएनए इतना कॉइल्ड स्ट्रक्चर है बच्चों, लेकिन जब मैं इसका रेप्लिकेशन करना चाहती हूँ तो मुझे क्या चाहिए कि ये थोड़ा खुला रहे। ये वही वाला एग्जाम्पल हो गया कि यार मेरे को ना एक बुक जो है ना वो प्रिंट करानी है, और तुम बोल रहे हो नहीं मैम हम बुक को बाहर से और अंदर से ही प्रिंट करेंगे, एक एक पेज करके करेंगे ही नहीं। ये वो बात कर रहे हो तुम। तो यहाँ इसको बंद होने से कौन रोक सकता है? तुमने वो न्यू बुक्स देखी है जो बुक को तुम ऐसे करो तो अपने आप बंद हो जाता है, ऐसे करो तो अपने आप बंद हो जाता है। तो ये उस तरीके का एक बुक मान लो। तो इसको बंद होने से हम कैसे प्रिवेंट करवा सकते हैं? तो ऑप्शन है सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन से, या फिर ऑप्शन बी रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज से, ऑप्शन डी एंडोन्यूक्लियस से, या ऑप्शन डी पॉलीमरेज से। मार्च 2022 का क्वेश्चन है बच्चों। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? फटाफट से कमेंट सेक्शन में डाल देना है। जो भी करेक्ट आंसर है आप कमेंट सेक्शन में डाल देंगे। चलिए कमेंट सेक्शन में डाला जाए फटाक से आंसर। डल गया आंसर? डल गया आंसर? तो यस बच्चों, यहाँ पे ऑप्शन ए विल कम विच इज सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन। ठीक है, विच इज सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन। समझ गया यहाँ तक? तो आगे बढ़ते हैं 13th क्वेश्चन की तरफ बच्चों बढ़ेंगे। 13th क्वेश्चन में जुलाई 2022 का क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या पूछा गया, ध्यान देना। इन लैक ओपरॉन द स्ट्रक्चरल जीन कोड्स फॉर डैश एंजाइम। जो स्ट्रक्चरल जीन है वो किसके लिए कोड करता है? कौन से एंजाइम के लिए कोड करता है? जुलाई 2022 का क्वेश्चन है। ऑप्शन ए बीटा गैलेक्टिसिडोस, ऑप्शन बी बीटा गैलेक्टिसिडोस परमियस, ऑप्शन सी ट्रांस एसिटिलेज, ऑप्शन डी आरएनए पॉलीमरेज। बताओ।
लैक ओपरॉन के बारे में बात चल रही है, तो यहाँ पे स्ट्रक्चरल जीन जो है वो कौन से एंजाइम के लिए कोड करता है, कौन सा एंजाइम पता करने के लिए कोड करता है, दिमाग लगाओ। जुलाई 2022 का क्वेश्चन है, फटाक से दिमाग लगाना है, फटाक से दिमाग लगाना है। आई होप आपने आंसर लिख दिया होगा। तो बच्चों लैक ओपरॉन में जो स्ट्रक्चरल जीन है ना वो बीटा गैलेक्टोसिडेज के लिए कोड करता है, ठीक है। आज इसने तो मेरे को प्रोनाउंसिएशन की बाट ही लगा दी, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे 14th क्वेश्चन के तरफ, जो कि जुलाई 2022 का क्वेश्चन। द सीक्वेंस ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस ऑन डीएनए मॉलिक्यूल इज ATCGA। ध्यान देना, मेरे नाइट्रोजनस बेसिस का सीक्वेंस देखो डीएनए मॉलिक्यूल पे, दैट इज ATCGA। ध्यान रखना सीक्वेंस। Which of the following is the correct complementary sequence of nitrogenous base on mRNA molecule? DNA का पता है, mRNA का पूछा है, दिमाग लगाना। अब mRNA तो A के सामने T तो नहीं आएगा, क्या पूछा गया यहाँ पे, ध्यान दो। यहाँ पे बोला हुआ है ATCGA, तो A का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, चलो पहले लिख देती हूँ ATCGA। तो A का कॉम्प्लीमेंट्री, अगर ये मैं DNA का बात कर रही हूँ तो mRNA के लिए क्या आएगा U, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा A, यहाँ पे क्या आएगा G, यहाँ पे क्या आएगा C, यहाँ पे क्या आएगा U। ये किसके लिए हो गया, mRNA के लिए कॉम्प्लीमेंट्री हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या आएगा, देखो UAGCU, मतलब बिना पेन उठाए तुम लोगों ने यहाँ पे सॉल्व कर दिया। जुलाई 2022 का क्वेश्चन है, जुलाई 2022 का क्वेश्चन है, इजी सॉर्टेड। इतना समझ के हमको 14 MCQs जो हमने देखे वो समझा है अच्छे से, तो 15th के तरफ चलेंगे। अगर वो समझ गया है तो 15वें की तरफ चलेंगे, मार्च 2023 का है। हिस्टोन आर रिच इन व्हाट, हिस्टोन के ऑक्टामर्स पढ़े थे हमने, एक हिस्टोन ऑक्टामर्स होते हैं और एक नॉन हिस्टोन वाले होते हैं। तो हिस्टोन किस चीज से बना हुआ है, किस चीज की उसके अंदर बहुत सारी प्रेजेंस है वो बताना है। ऑप्शन ए लाइसिन एंड आर्जिनिन, ऑप्शन बी ल्यूसीन एंड मिथ्योनिन, ऑप्शन सी सेरीन एंड ल्यूसीन, ऑप्शन डी फिनाइल एलेनाइन एंड लाइसिन। चलो टाइम दिया तुमको, फटाफट से लिख लो, कमेंट सेक्शन में डालना है आंसर। व्हाट इज द करेक्ट आंसर, पुट इट इन द कमेंट सेक्शन, जल्दी से कमेंट सेक्शन में आंसर डालना है फटाफट, फटाफट फटाफट फटाफट। डन, डाला आंसर, श्योर, ओके। तो हिस्टोन्स जो होते हैं ना उसके अंदर भर भर के प्रेजेंट होता है बच्चों लाइसिन एंड आर्जिनिन। जब मैं पढ़ा रही थी वन शॉट तब मैंने आपको याद करवाया था LA के थ्रू, मैंने कहा था हिस्टोन जो है वो LA के थ्रू रिच है। फिर मैंने तुमको ये भी बोला था लॉस एंजलिस नहीं, लाइसिन एंड आर्जिनिन, इफ यू रिमेम्बर द लाइव सेशन, ठीक है। अब 16 क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, विच इज मार्च 2024 का क्वेश्चन। पूछा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ लैक ओपरॉन। लैक ओपरॉन में ऐसी कौन सी चीज है जो इंक्लूडेड ही नहीं है। ऑप्शन ए प्रमोटर, ऑप्शन बी रेगुलेटर, ऑप्शन सी इंड्यूसर एंड ऑप्शन डी ओपरॉन। इनमें से कौन सी ऐसी चीज है जो कि लैक ओपरॉन का पार्ट है ही नहीं। मार्च 2024 का क्वेश्चन है, दिमाग लगाना, रीजन देना, ठीक है, दिमाग लगाना और रीजन देना। रीजन के बिना आई डोंट वांट योर आंसर। लगाओ लगाओ लगाओ, दिमाग लगाओ, लगाया दिमाग। तो अब देखो प्रमोटर जो है वो भी प्रोटीन कोडिंग करने में हेल्प करता है, रेगुलेटर भी हेल्प करता है, ऑपरेटर भी हेल्प करता है, सिर्फ इंड्यूसर जो है ना वही हेल्प नहीं कर पाता। इसके वजह से इंड्यूसर लैक ओपरॉन का पार्ट नहीं है। यही सेम क्वेश्चन हमने मैराथन में भी देखा था, तब रात के आई गेस 12 साढ़े 12 कुछ बज रहे थे, तब देखा था, है ना। तो बच्चों यहाँ पे करेक्ट आंसर आएगा इंड्यूसर, ओके सॉर्टेड। अब MCQ का लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद आप अपना स्कोर बताएंगे, जिसमें मैं आपको 2 मिनट्स का ब्रेक दूंगी,
जिससे आपका दिमाग मेरे को चाहिए कि खुल जाए वो 2 मिनट्स के ब्रेक के अंदर, और फिर हम क्वेश्चन का सीरीज स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन की सीरीज में यू विल नॉट गेट एनी ब्रेक, उसके बाद वो सीरीज कंटिन्यूस चलेगी। मुझे चाहिए कि ये जो मैं 2 मिनट्स का ब्रेक दूंगी उसके अंदर तुम्हारा सब कुछ सॉर्ट कर लो तुम, ठीक है। अब 17 क्वेश्चन के बारे में बात हो जाए, जुलाई 2024। प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम इज व्हाट? कौन सा ऐसा एंजाइम है जो कि प्रोटीन डाइजेस्ट करता है? ऑप्शन ए पॉलीमरेज, ऑप्शन बी प्रोटीएज, ऑप्शन सी पैक्टिनेज, ऑप्शन डी आरएनएज। अब तुमको सिर्फ इतना हिंट देती हूँ, जो भी एंजाइम होता है ना वो पता करने का एक तरीका होता है, क्योंकि एंजाइम जो होता है ना उसके सफिक्स में बच्चों, उसके सफिक्स में एज लगा होता है, उसके सफिक्स में एज लगा होता है। अगर मुझे मच्छर मारना है तो मैं मच्छर मारने वाले बैट का यूज करूंगी, मैं गुड नाइट का यूज करूंगी। तो दिमाग लगाओ ना यार, अगर मुझे प्रोटीन को डाइजेस्ट करना है तो मैं किसका यूज करूंगी? तो बच्चों मैं यहाँ पे प्रोटीनेज का यूज करूंगी, प्रोटीएज का यूज करूंगी, ठीक है। पॉलीमरेज रहा मतलब पॉलीमर को मेरे को तोड़ना है, पैक्टिनेज मतलब पैक्टिन को तोड़ना है, और आरएनएज मतलब आरएनए को ब्रेक करना है, ठीक है। आई होप इतना समझ गया है। इसके बाद पहले आप लोग मुझे अपना स्कोर बता दो। व्हाट इज योर स्कोर? 17 में से आपको कितना स्कोर आया मुझे वो बता दो कमेंट सेक्शन पे। कितना स्कोर आया बताओ कमेंट सेक्शन पे। आउट ऑफ 17 कितना लाया आपने? आउट ऑफ 17 कितना आ रहा है? सारे हेल्प के साथ घर पे बैठे हुए बताओ, आउट ऑफ 17 कितना आ रहा है? राइट नाउ इट इज 31 मिनट्स, 33 मिनट्स पे वी विल रिज्यूम बैक। शार्प 2 मिनट्स के बाद रिज्यूम करेंगे। मुझे आपका सबका आंसर आ जाना चाहिए कि कितना मिनट का सॉरी कितना तुम्हारा मार्क्स आया आउट ऑफ 17। फिर हम लोग क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करेंगे विदाउट ब्रेक। स्टार्ट करो, यही बैठी हूं मैं। आंसर आ जाना चाहिए मुझे। 31 मिनट हुआ है, 2 मिनट्स मोर, क्विक। डन, लास्ट 30 सेकेंड्स। क्योंकि इसके बाद यू विल नॉट गेट एनी ब्रेक टू राइट इट इन द कमेंट सेक्शन। चलो अब हम शुरू करते हैं आगे बढ़ने के लिए, ठीक है। नाउ ये हमारा सब टॉपिक है द जेनेटिक मटेरियल इज डीएनए, ठीक है। ये हमारा सब टॉपिक है जहां पे सारे साइंटिस्ट लोगों ने भरपूर सारे एक्सपेरिमेंट्स करके ये कंक्लूड किया कि हाँ मेंडल भैया जो बोल रहे थे कि एक फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है, एक फैक्टर रिस्पॉन्सिबल, वो डीएनए है। इतने टाइम के बाद जाके वो कंक्लूड कर पाए। मेंडल भैया तो तभी से कह रहे थे कोई तो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है। चलो भैया उसके ऊपर क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं, ठीक है। सॉरी, मार्च 2014 का क्वेश्चन है। डिस्क्राइब द एक्सपेरिमेंट ऑफ हर्शी एंड चेस टू प्रूव दैट डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। तो इनने देखो पता है क्या किया था, इनने ना बैक्टीरियोफाजेस के थ्रू वर्क किया था। अब तुम देखना यही सेम टाइप के क्वेश्चंस कितने बार रिपीट होंगे। मार्च 2014 का क्वेश्चन है, ठीक है। इनने क्या किया, इनने बैक्टीरियोफाजेस के ऊपर वर्क किया, उनको रेडियो एक्टिव सल्फर से लेबल किया। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे रेडियो एक्टिव सल्फर से लेबल कर दिया और दूसरे वाले को रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस से कर दिया, ठीक है।
अब यहाँ पे क्या हुआ, इन्फेक्शन दोनों ने कॉज किया, ब्लेंड दोनों हुए, सेंट्रीफ्यूगेट दोनों किया। फिर बाद में पता है मुझे क्या समझ आया कि यहाँ पे सल्फर वाले केस में ना कोई रेडियो एक्टिविटी दिखी नहीं, और यहाँ पे मुझे ना रेडियो एक्टिविटी दिखी। ठीक है, इसको और डिटेल में देखते हैं एग्जैक्टली क्या है। सो जो इंपॉर्टेंट चीजें जो मिस नहीं होनी चाहिए तुम लोगों से, वो मैं हाईलाइट करूंगी। तो दे वर्कड विद बैक्टीरियोफाजेस यानी कि वायरसेस। उनको लेबल कैसे किया गया, मतलब एक जिसके ऊपर फॉस्फोरस था, रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस डाला गया था डीएनए के लिए, और दूसरे के ऊपर रेडियो एक्टिव सल्फर डाला गया था। क्यों? तो प्रोटीन के लिए। बाद में इन्फेक्शन हुआ, सेंट्रीफ्यूगेशन हुआ, इन्फेक्शन यानी कि उस बैक्टीरियोफाज ने इन्फेक्शन कॉज कर दिया हमारे बैक्टीरिया के ऊपर। उसके बाद में सेंट्रीफ्यूगेशन हुआ, और बाद में ये पता चला कि डीएनए जो है ना उसके अंदर तुम्हारा जो फॉस्फोरस है वो डिटेक्ट हुआ बैक्टीरियल सेल्स में, और प्रोटीन वाले केस में सिर्फ सुपरनेटेंट फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा था। इसके वजह से ये प्रूव हुआ कि डीएनए जो है वो सेल के अंदर एंटर करता है और वही जेनेटिक मटेरियल है। मैं तुम्हें फिर से बताती हूँ। अब फॉर एग्जाम्पल मैंने 2 लिया, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक मैं एग्जाम्पल देती हूँ आप लोगों को। ये 2 पेन हो गए, ठीक है, मान लो ये 2 पेन हो गया। ये जो है हमारा डीएनए वाला पेन हो गया और ये हमारा प्रोटीन वाला हो गया। मैंने क्या किया, यहाँ पे डीएनए को मैंने रेडियो एक्टिविटी में टैग किया, मैंने इसको रेडियो एक्टिव कर दिया, और मैं इसको ऐसे ही छोड़ दिया। इसके डीएनए को मैंने रेडियो एक्टिव नहीं किया, इसके मैंने प्रोटीन को रेडियो एक्टिव किया। अब मैंने क्या किया, बैक्टीरियोफाजेस ने इन्फेक्शन कॉज किया, इनमें सेंट्रीफ्यूगेशन हुआ, तब मैंने देखा कि मेरे डीएनए के रेडियो एक्टिव होने के वजह से मेरा जो बैक्टीरिया है, जो प्रोजेनी है, वो भी रेडियो एक्टिव है। बट जब मैं बात करूं हमारे प्रोटीन को टैगिंग के वजह से, तो वहां पे कोई रेडियो एक्टिविटी दिख नहीं रही है, और यहाँ पे कोई रेडियो एक्टिविटी दिख नहीं रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि डीएनए जो है ना वो हम जो भी चीज देखता है, जो भी चीज करता है, उसको फर्दर जनरेशन में पास ऑन करता है, वेयर एज प्रोटीन ये नहीं करता। इसीलिए कहा जाता है डीएनए इज योर जेनेटिक मटेरियल, बट तुम्हारा प्रोटीन जो है वो जेनेटिक मटेरियल नहीं है। ठीक है, दिस वॉज अबाउट योर हर्शी एंड चीज। अभी गिरती में हर्शी एंड चीज एक्सपेरिमेंट, रेडियो एक्टिविटी के बारे में बात करते हैं वो। तो ये था आपका क्वेश्चन मार्च 2014 का। आई होप आपको समझ गया होगा। शॉर्ट में जाके अभी टाइम स्टैम्प पे आंसर लिखना है, एक शॉर्ट में लिख दो, जैसे तुम ऐसे लिख सकते हो, HC इक्वल्स टू डीएनए रेडियो एक्टिविटी। ऐसे शॉर्ट शॉर्ट में ना बना के लिखा करो, इट गेट्स यूजफुल फॉर यू। ओके, तो अब मार्च 2019 का क्वेश्चन देखना, बड़ा मजा आएगा। इसमें क्या बोला है, in the light of Griffith's experiment, explain the action of two strains of Diplococcus pneumoniae and give his conclusion। उन्होंने क्या कहा है बच्चों कि ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग तुम ये बताओ कि एग्जैक्टली 2 स्ट्रेन्स डिप्लोकोकस निमोनिया का कैसा फंक्शन कर रहे हैं। मार्च 2019 का क्वेश्चन है। तो ग्रिफिथ ने क्या किया था, उन्होंने ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल दिखाया था डेड वायरुलेंट से। इसमें बैक्टीरिया जो है ना वो नॉन वायरुलेंट फॉर्म में कन्वर्ट हो गए थे। मैं तुमको एक बताती हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये है तुम्हारा बैक्टीरिया, फॉर एग्जाम्पल बच्चों ये है तुम्हारा बैक्टीरिया। अब 2 टाइप के बैक्टीरिया आते हैं, एक होता है रफ स्ट्रेन वाला बैक्टीरिया और दूसरा होता है बच्चों स्मूथ स्ट्रेन वाला बैक्टीरिया। अब ना तुमको एक मस्त बात बताती हूँ, मजा आएगा। जो तुम्हारा रफ वाला बैक्टीरिया है ना ये नॉन वायरुलेंट होता है, यानी कि डिजीज कॉज नहीं कर सकता, और ये जो होता है ना ये वायरुलेंट होता है। अब हमने क्या किया, डिप्लोकोकस निमोनिया के ये 2 स्ट्रेन लिए, ठीक है, ये R स्ट्रेन और बच्चों ये S स्ट्रेन। ये डिजीज कॉजिंग है, ये मेरे को डिजीज कॉज करेगा। अब मैंने क्या किया, एक बैक्टीरिया लिया, और ये बैक्टीरिया को मैंने रफ स्ट्रेन के बैक्टीरिया से अटैच करवा दिया। मैंने रफ स्ट्रेन के बैक्टीरिया से
अटैच करवा दिया, ठीक है। मैंने क्या किया, लिया यहाँ पे और एक रफ स्ट्रेन के बैक्टीरिया से इसको अटैच करवा दिया। अब तुम बताओ, ये सॉरी मैंने होस्ट को, मैंने माउस को रफ स्ट्रेन के बैक्टीरिया से अटैच करवाया, तो ऑब्वियसली इसको कुछ होगा। तो यहाँ पे ये जिंदा बच गया, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, ही इज नॉट डेड। अब मैंने क्या किया, मैंने माउस लिया और मैंने उसको स्मूथ स्ट्रेन से फ्यूज करवा दिया, स्मूथ स्ट्रेन बैक्टीरिया से इन्फेक्ट करवा दिया, तो इस केस में ये मर गया। अब मैंने क्या किया, तुमको पता होगा कि अगर कोई भी चीज को मैं गर्म कर दूं तो वो चीज जो है वो बैक्टीरिया फ्री हो जाती है। जैसे दूध आता है तो दूध को हम क्या करते हैं, उसको गर्म कर देते हैं। वैसे ही अब मैंने क्या किया, मैंने इसको हीट किया। मैंने ये इसको सोचा कि चलो इसको ना हीट करके देखते हैं। मैंने सोचा कि इसको ना मैं हीट कर देती हूँ, तो हीट किल किया मैंने इसको। और जब मैंने हीट किल किया ना, तो यहाँ पे मेरा माउस जो है वो जिंदा हो गया। बट अब मैंने यहाँ पे सोचा चलो आर स्ट्रेन बैक्टीरिया को एक बार हीट करके देखते हैं। तो यहाँ पे इसने क्या किया, माउस लिया और आर स्ट्रेन बैक्टीरिया जो है उसको भी हीट किया। अब हीट किया तो मेरा माउस मर गया। इसके वजह से लोगों के दिमाग में आया क्वेश्चन कि भैया ये कैसा पॉसिबल है, कि भैया हाउ इज इट पॉसिबल। फिर पता करने के बाद पता चला कि बच्चा जी इट इज ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। ये क्या है, ये क्या है बेटा, ये है ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल क्या होता है, तो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल ये होता है कि यहाँ पे जो आर स्ट्रेन था ना, उसने खुद को कन्वर्ट कर लिया एस स्ट्रेन में, यानी कि इसने वायरुलेंट में खुद को कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, इसने क्या किया, खुद को वायरुलेंट में कन्वर्ट कर दिया। इसने खुद को नॉन वायरुलेंट से वायरुलेंट में कन्वर्ट कर दिया। दिस इज योर ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। इसके बाद लोगों को समझ आया कि इसके अंदर कुछ तो ऐसी चीज थी जो खुद को कन्वर्ट करने की कैपेसिटी रखती थी, तो वो क्या था, आपका डीएनए था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं डीएनए पैकेजिंग की तरफ, नेक्स्ट सब टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, उसमें देखेंगे what will be the length of eukaryotic DNA segment having 10 pairs of nucleotides। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा अगर 10 पेयर ऑफ न्यूक्लियोटाइड है तो उस डीएनए मॉलिक्यूल का लेंथ क्या होगा। तो मार्च 2013 का क्वेश्चन है। तो देखो, अ कंप्लीट टर्न ऑफ द डीएनए डबल हेलिक्स इज एमस्ट्रॉन्ग्स एंड कंसिस्ट ऑफ 10 पेयर्स, thus the length is एमस्ट्रॉन्ग। तो मतलब अगर मैं बोल रही हूँ कि अगर 10 पेयर वाला डबल डीएनए हेलिक्स स्ट्रक्चर वो एंगस्ट्रॉम्स में है, तो उसका लेंथ भी कितना होगा, एंगस्ट्रॉम्स में होगा। ये थोड़ा सा सिर्फ तुमको ट्विस्ट कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन था, ये 1 मार्क के क्वेश्चन में आया हुआ था। ठीक है, तो डोंट गेट कंफ्यूज्ड। आगे बढ़ते हैं हम लोग मार्च 2018 के क्वेश्चन की तरफ। With the help of a suitable diagram, describe the structure of a nucleosome। अब आपको न्यूक्लियोसोम का स्ट्रक्चर डिस्क्राइब करना है। ये सब कुछ, ये डायग्राम फलाना ढिकाना सब छोड़ दो, मैं तुमको बताती हूँ न्यूक्लियोसोम है क्या सीन। अब मान लीजिए कि ये है आपका सेल, मान लिए। अब बच्चों मान लो इसके अंदर है आपका न्यूक्लियस, मान लिए। अब मान लीजिए कि यहाँ पे है आपका डीएनए, इसके पास इंफॉर्मेशन है, ये भैया जी न्यूक्लियस के बाहर जा नहीं सकते, तो ये भैया जी क्या करेंगे पता है, ये भैया जी क्या करेंगे पता है, ये भैया जी बनाएंगे एमआरएनए को। लेकिन ये एमआरएनए बनाने का काम एक्चुअली पता है कब स्टार्ट करेंगे, थोड़ा सा ध्यान देना। फिर से तुमको सेल की तरफ लेके चलती हूँ। ये है तुम्हारा सेल, और बच्चों ये है सेल के अंदर का न्यूक्लियस। ये है तुम्हारा सेल, ये है सेल के अंदर का न्यूक्लियस। ठीक है, इतना इतना पता है अपने को। अब ये सेल तुमको अपने नेकेड आई से दिखता है क्या, नहीं दिखता है। सेल नहीं दिख रहा, न्यूक्लियस दिखेगा, बिल्कुल नहीं दिखेगा। तो तुम बताओ इतना बड़ा डीएनए जिसका लेंथ
ये जो मेरा डीएनए है ना, इसका लेंथ जो होता है ना वो 2.2 मीटर होता है। अब ये इतना बड़ा डीएनए न्यूक्लियस जी के अंदर अटका कैसे? अब मान लो कि मैं देखा अरे भैया ज़ारा पे लगा है सेल, जाके जो बहुत सारे कपड़े ले लूंगी, मैं रखूंगी कहाँ उसको? तो मेरे जैसा आदमी लेगा और कपाट में से ठक 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 करके डाल देगा और बंद कर देगा कपाट को। लेकिन ये बाप मॉलिक्यूल है, ये ऐसे ही नहीं बंद हो जाएगा, इसको चाहिए फुल इज्जत। तुम मेरे को सही तरीके से बांधो तब मैं देखूंगा। तो थोड़ा सा हम इनसाइड द न्यूक्लियस चलते कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है। तो अब इतने बड़े डीएनए मॉलिक्यूल को मुझे अच्छे से रैप करना पड़ेगा। तो ये डीएनए मॉलिक्यूल को रैप करने के लिए मैं ऑक्टामर्स लेके आऊंगी। किसका बच्चों? तो हिस्टोन प्रोटीन का। किसका ऑक्टोमर्स लेके आऊंगी? हिस्टोन एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन का। यूकैरियोट्स के केसेस में नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स आते हैं, ठीक है, दोनों आते हैं मतलब बेसिकली। तो जब मैं मेरे डीएनए और मेरे हिस्टोन प्रोटीन को मिलाऊंगी, तब एक स्ट्रक्चर बनता है जिसका नाम है न्यूक्लियोसोम। और यही न्यूक्लियोसोम बहुत सारा मिलके जो है वो बना देता है क्रोमोसोम। और क्रोमोसोम के रूप में आपके न्यूक्लियस के अंदर में ये जेनेटिक मटेरियल रहता है, ठीक है। अब डेफिनेशन भी देख लेते हैं एग्जैक्टली क्या कह रहा है। तो अ न्यूक्लियोसोम कंसिस्टिंग ऑफ डीएनए रैप्ड अराउंड अ हिस्टोन ऑक्टोमर मेड अप ऑफ H2A, H2B, H3, H4 proteins, two of each. Mention that H1 histone binds the linker DNA when it enters or leaves the core. एग्जैक्टली वही चीज बस शब्दों में आ गई यहाँ, ठीक है। सॉर्टेड इतना दिमाग में बैठ चुका है, तो आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट जो हमारा सब टॉपिक था वही यहाँ पे फिर से डाल दिया है हमारे एडिटर ने, बेवकूफ ने। अच्छा ये देखो, ये हाँ ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है, ये एक एक्स्ट्रा आ गया है। रुको हाँ, मुझे इसका एक फोटो खींचने दो, मुझे ये एडिटर को बताना पड़ेगा कि ये गलत स्लाइड है। ये बहुत बार मिस्टेक हो रहा है, ऐसा थोड़ी चलता है ना। एक मिनट रुक जाओ, वी शुड गिव प्रूफ, है ना। Wrong slide entered. ठीक है, फिलहाल के लिए तो मैं डिलीट कर रही हूँ, बट भेज तो दिया मैंने। दिस इज वेरी रॉन्ग, इतने मुश्किल से मैंने क्वेश्चंस ढूंढे हैं, ठीक है कोई ना, मैं ही चुप हो जाती हूँ। ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है, दिख रहा है तुमको? यहाँ से सही है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जुलाई 2018 का क्वेश्चन है। एनलिस्ट द हिस्टोन्स व्हिच फॉर्म एन ऑक्टामर ऑफ न्यूक्लियोसोम। अब तुम देखो, इसमें पूछा तुमको कि बता दो न्यूक्लियोसोम बना कैसे है, वहीं पे तुमको जब डिस्क्राइब करने बोला था तो तुमने लिख दिया था H2A, H2B, H3, H4, है ना, ये सब आप लोग ने लिख दिया था। वही चीज यहाँ पे तुमको फिर से लिखना है। तो क्या आएगा इसका आंसर बच्चों? इसका आंसर विल कम एज H2A, H2B, H3, H4 हिस्टोन्स, ठीक है। H2A, H2B, H3 एंड H4 हिस्टोन्स। समझ गया है इतना? तो आगे बढ़ते हैं। वही सेम क्वेश्चन, लैंग्वेज अलग, रिक्वायरमेंट अलग। ये थोड़े कम मार्क्स के लिए आता, वो थोड़ा ज्यादा मार्क्स के लिए आता, 1-2 मार्क्स का डिफरेंस है। नेक्स्ट देखते हैं, आइडेंटिफाई द पार्ट लेबल्ड ए इन द गिवन डायग्राम। जुलाई 2022 का क्वेश्चन है। अब तुम ये देखो, ये तुम्हारा डीएनए है ना, ये तुम्हारा, रुक मैं ब्लैक से यहाँ पे मार्क कर देती हूँ। ए को मैं बता देती हूँ क्या है। तो ए इज योर लिंकर डीएनए, और ये दिख रहा है आपको, ये हिस्टोन प्रोटीन है।
ए क्या है, यहाँ पे ये गुच्छा क्या है, हिस्टोन प्रोटीन का। और जब ये दोनों साथ में मिल जाते हैं ना बच्चों, वो न्यूक्लियोसोम बना देते हैं। ठीक है, आंसर मिल गया आप लोगों को। तो यहाँ पे इन द डायग्राम शोइंग द beads on string structure of chromatin, the part labeled A connecting to nucleosome is the linker DNA. So here बच्चों the correct answer will be linker DNA. Here बच्चों the correct answer will be linker DNA. Sorted? Done? दिमाग के अंदर गया? तो आगे बढ़ते हैं। Distinguish between heterochromatin and euchromatin with reference to staining property and activity, मार्च 2023 का क्वेश्चन है। तुम अगर देखो तो बोर्ड में ना कुछ डिफरेंस बिटवीन ऐसे पूछे जाते हैं कि तुमको बता देते कि मुझे बताओ कि ये दोनों कैसे अलग है, बट इन दोनों पॉइंट्स के कॉन्टेक्स्ट में बताओ। समझ रहे हो भैया? तो यहाँ पे मार्च 2023 में क्या पूछा गया कि तुम मुझे बताओ कि हेटेरोक्रोमैटिन और यूक्रोमैटिन अलग कैसे, बट किस तरीके में, कि दोनों का स्टेनिंग प्रॉपर्टी में क्या डिफरेंस है और उनकी एक्टिविटी में क्या डिफरेंस है। तो हेटेरोक्रोमैटिन जो है ना वो बहुत डार्क स्ट्रॉन्ग कलर का स्टेन करता है और वो इनएक्टिव रहता है, और जो यूक्रोमैटिन है ना वो लाइट स्टेन करता है, बट जेनेटिकली ट्रांसक्रिप्शनली वो बहुत एक्टिव होता है। ठीक है, इतना समझ गया हेटेरोक्रोमैटिन यूक्रोमैटिन का मतलब। मेरे को डिफरेंस बिटवीन बताना था, बट इसी कॉन्टेक्स्ट में। इसका स्टेनिंग जो है डार्क है हेटेरोक्रोमैटिन का, और यूक्रोमैटिन का स्टेनिंग लाइट है। बट हेटेरोक्रोमैटिन जो है वो जेनेटिकली इनएक्टिव और यूक्रोमैटिन जो है वो ट्रांसक्रिप्शनली भी एक्टिव है। ठीक है, मार्च 2023 का क्वेश्चन यू छुटकियों में कर दिया। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। डीएनए रेप्लिकेशन की तरफ चलते हैं, न्यू सब टॉपिक की तरफ। तो यहाँ पे क्वेश्चन आया था मार्च 2008 में बच्चों कि ड्रॉ लेबल डायग्राम शोइंग द मैकेनिज्म ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। हमें डीएनए रेप्लिकेशन के मैकेनिज्म के ऊपर डायग्राम बनाना है। ठीक है, तो जब भी डीएनए रेप्लिकेशन होता है तो पहले मुझे डीएनए को खोलना पड़ेगा, अनवाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे लैगिंग स्ट्रैंड, लीडिंग स्ट्रैंड, ये सब के कॉन्सेप्ट्स आ जाएंगे। तो यहाँ पे देखो ये तुम्हारा डीएनए था, ये मैं इसको ओपन कर रही हूँ। अब तुमको पता है डीएनए इज सेमी कंजर्वेटिव इन नेचर, यानी कि आधा तो पेरेंट का ही डीएनए होता है और आधा न्यू हमारे बच्चे का डीएनए आ जाता है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे तुमको रेप्लिकेटिंग फोर्क दिखेगा, एक लीडिंग स्ट्रैंड ये दिख रहा है आपको, ये लीडिंग स्ट्रैंड है, और बच्चों ये लैगिंग स्ट्रैंड है। लैगिंग मतलब लैग कर करके चलना। फॉर एग्जाम्पल तुम्हारा नेट अगर अभी अच्छा नहीं चल रहा तो तुम लैग करोगे, है ना, तो उसको लैगिंग बोलते हैं। तो वो लैग होने की वजह से बीच बीच में स्पेस क्रिएट होता है, उसको हम लोग बच्चों ओजाकी फ्रैगमेंट्स या लैगिंग स्ट्रैंड कहते हैं। ठीक है, और ये लैगिंग टेम्पलेट हो गया। अब इनको मैं कंप्लीटली खुलने से या कंप्लीटली फिर से अनवाइंड होने से बचाती भी हूँ। ठीक है, तो ये है तुम्हारा डीएनए रेप्लिकेशन का एग्जैक्ट स्ट्रक्चर। इसके अंदर आधा पार्ट जो होता है पेरेंट का ही होता है, आधा पार्ट जो होता है वो नया बनता है, इसलिए हम लोग कहते हैं डीएनए इज सेमी कंजर्वेटिव इन नेचर। अब लिखा क्या है वो भी देख लेते हैं। तो द डायग्राम शोज द रेप्लिकेटिंग फोक, द लीडिंग स्ट्रैंड, द लैगिंग स्ट्रैंड एंड द आरएनए प्राइमर। आरएनए प्राइमर जो है वही मेन स्टार्ट करता है हमारे रेप्लिकेशन को। ओके, आगे बढ़ते बच्चों मार्च 2009 के क्वेश्चन से। डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन ऑफ यूकैरियोटिक डीएनए। अब देखो यहाँ पे क्या पूछा था क्वेश्चन आपको, ड्रॉ लेबल डायग्राम शोइंग द मैकेनिज्म ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। यहाँ पे देखो कैसे अलग टाइप में पूछे, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन ऑफ यूकैरियोटिक डीएनए। सेम टाइप का क्वेश्चन है, डिफरेंट टाइप के आंसर, सेम टाइप का आंसर है, क्वेश्चन का लैंग्वेज अलग है। तुम देखो एक साल बदल गया लेकिन बंदे का माइंडसेट चेंज नहीं हुआ। टिपिकल टाइप के जो सब टॉपिक्स है वो इंपॉर्टेंट है, उसी के ऊपर ही घुमा फिरा के क्वेश्चंस पूछते हैं। सेम यहाँ पे भी रेप्लिकेशन ही बताना है, यहाँ पे भी आप वही बताओगे कि एग्जैक्टली एक्टिवेट कैसे होता है। यही सेम डायग्राम आपको इधर चिपका देने का और सेम ही बात करना है आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक्सप्लेन सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन ऑफ यूकैरियोटिक डीएनए। दिस इज आल्सो काइंड ऑफ रिलेटेड टू द फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन ओनली। जब हम लोग वो लैगिंग स्ट्रैंड बना रहे, लीडिंग स्ट्रैंड बना रहे, हम बेसिकली यही शो कर रहे हैं कि भैया डीएनए जो है वो सेमी कंजर्वेटिव है ना। अब देखो 8 में पूछा था, 9 में पूछा था, 15 में फिर से सेम टॉपिक पे पूछा।
तो देखो, द टर्म मीन्स ईच न्यू डीएनए मॉलिक्यूल कंटेन्स वन ओल्ड पेरेंट सेमी कंजर्वेटिव, आधा कंजर्व हुआ है, तो वन ओल्ड पेरेंटल स्ट्रैंड एंड वन न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड, ठीक है। अब इसी के ये हमको प्रूफ भी किधर हुआ था, तो मेसेल्सन एंड स्टाल के एक्सपेरिमेंट में। अगर तुमको याद हो तो तुमको हमने ऐसे छोटे छोटे टेस्ट ट्यूब्स लाए थे, है ना, और उसके अंदर में तुमको ऐसे लाइंस दिख रहे थे, तो उसके थ्रू हम लोगों ने, उस एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम लोगों ने ये डिटरमाइन किया था कि डीएनए जो होता है वो सेमी कंजर्वेटिव होता है नेचर में, आधा तो पुराना ही पेरेंट का डीएनए और आधा नया बनता है, ठीक है। सेम टॉपिक में डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन फिर से पूछे हैं इतने साल के डिफरेंस के बाद भी, इसीलिए कहा जाता है कि पीवाईक्यूज का प्रैक्टिस करना इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं स्केच एंड लेबल डायग्राम ऑफ सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। तुम देख रहे हो क्या चल रहा है यहाँ पे, अब जुलाई 18 में पूछ लिया, बोला डायग्राम बना दो, कौन सा डायग्राम बनाओगे, वही रेप्लिकेशन का डायग्राम। मतलब तुम ऑब्जर्व करोगे ना, इतने बार रिपीटेशन हो रहा है सेम टॉपिक का, मतलब डीएनए रेप्लिकेशन टॉपिक बिकम्स इंपॉर्टेंट, है ना। जुलाई 2018 में वही डायग्राम का फोर्क, ये जो डीएनए का फोर्क हमने बनाया, एग्जैक्ट यही डायग्राम आपको बनाना है यहाँ पे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। राइट द नेम ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल रिक्वायर to initiate or start the process of synthesis of new complementary strand during the replication of DNA। जुलाई 2022 का क्वेश्चन है, कौन सा ऐसा पर्टिकुलर छोटा सा मॉलिक्यूल है जो कि जरूरत है हमें स्टार्ट करने के लिए कोई प्रोसेस का। तो अब जो लोग मेकअप वाले लोग हैं, वो लोग, हम लोग ऐसे बोलते हैं ना कि यार मेकअप स्टार्ट करने के पहले वी हैव टू अप्लाई प्राइमर, उसके बाद में मॉइस्चराइजर, फिर पता नहीं क्या क्या स्टेप्स है, वो सब कर रहा है ना। तो एग्जैक्टली कोई भी स्टेप को स्टार्ट करने के लिए एक इनिशिएटर चाहिए मुझे, तो वही इनिशिएटर यहाँ पे होता है आपका प्राइमर। कौन सा प्राइमर, तो आरएनए प्राइमर, ठीक है। यहाँ पे कौन सा प्राइमर आएगा, आपका आरएनए प्राइमर आएगा, जो कि जुलाई 2022 का क्वेश्चन है। सेम क्वेश्चन हमने हमारे मैराथन में भी किया था। सेक्शन ए का ये, सेक्शन ए नहीं, हाँ सेक्शन बी का ये क्वेश्चन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। Why DNA replication is called semi conservative replication, फिर से सेम क्वेश्चन पूछा है, जुलाई 2024 आ गया है, लेकिन माइंडसेट चेंज हुआ है बंदों का, नहीं हुआ है, क्योंकि चैप्टर में सब टॉपिक्स ही वही है जो इंपॉर्टेंट है। दूसरा पूछा है, नेम द साइंटिस्ट हु एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड द सेम, मतलब सेमी कंजर्वेटिव है, ये किसने प्रूव किया था वो पूछ लिया। तो ये क्वेश्चन जो है, ये यहाँ पे मेसेल्सन एंड स्टाल वाला जो था, कहाँ गया क्वेश्चन, अरे भैया भूत खा गया तेरे को। अब नहीं मिल रहा, अब मिलेगा ही नहीं, मिलेगा ही नहीं है, ठीक है। तो अब डीएनए सेमी कंजर्वेटिव क्यों होता है वो बता दो। तो ऑब्वियसली एक ओल्ड वाला पेरेंट का ही रहता है और एक न्यू वाला रहता है, इसके वजह से सेमी कंजर्वेटिव होता है। सिंपल सी बात है, एक स्ट्रैंड इनहेरिट होता है और एक स्ट्रैंड जो है वो नया बनता है। और दूसरा जो साइंटिस्ट का नाम में देखो अभी था वहां पे कि मेसेल्सन एंड स्टाल ने ये प्रूव किया था, तो यहाँ पे मेसेल्सन एंड स्टाल आ जाएंगे, ठीक है। अब ऐसा भी आ सकता है, अगर ज्यादा मार्क्स का क्वेश्चन है तो मेसेल्सन एंड स्टाल के एक्सपेरिमेंट का फोटो देंगे और उसके ऊपर क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं, ठीक है। तो अभी तक देखो 2 ही टॉपिक्स के अराउंड हम घूमते जा रहे हैं, अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फरवरी 2025 का, बहुत रिसेंट है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हेट्रोकैटालिटिक एंड ऑटोकैटालिटिक फंक्शन ऑफ डीएनए। तो यहाँ पे पूछा गया कि डिफरेंस बता दो हेट्रोकैटालिटिक और ऑटोकैटालिटिक फंक्शंस का डीएनए का। अब देखो यहाँ पे ना कभी कभी तुमको कॉन्टेक्स्ट भी बता सकते हैं कि इसी के टर्म्स में मुझे डिफरेंस बताओ, फिलहाल यहाँ पे मेंशन नहीं किया, तो हम यहाँ पे मल्टीपल चीजें बता सकते हैं, ठीक है। तो ऑटोकैटालिटिक मतलब क्या होता है, जो सिंथेसिस को डायरेक्ट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे डीएनए क्या करता है, सिंथेसिस को, प्रोटीन सिंथेसिस को डायरेक्ट करने का काम करता है। और हेट्रोकैटालिटिक क्या होता है, वो डीएनए जो है ना वो डायरेक्ट करेगा मेरे मॉलिक्यूल के सिंथेसिस का, बट खुद से नहीं, किसी और के हेल्प से करने वाला है, ठीक है। वो तुम्हारा हेट्रोकैटालिटिक हो गया। यहाँ पे तुम कैटालिटिक रिएक्शन ही क्या हो गया कि मैं कोई तो चीज के प्रोसेस को स्पीड अप करने वाला हूँ, ऑटो मोड बोलते हैं हम लोग, तो वो अपने आप होता है। हेट्रो मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे मैं होगा तो जरूर, ये इनिशिएट तो होगा प्रोसेस, बट किसी के हेल्प के थ्रू होगा। यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे मिस्टेक क्या हुआ दिख रहा है, एस टेक्स्ट इटसेल्फ मैथ इटसेल्फ रेप्लिकेशन कोडिंग ट्रांसक्रिप्शन टू आरएनए ट्रांसलेशन टू प्रोटीन। रुको मैं इसको ब्लैक कर देती हूँ, बट
एक फोटो तो खींच के भेजूंगी कि अगले बार मिस्टेक्स ना हो। कोई ना, होता है, सबसे मिस्टेक होता है, मुझसे भी हुआ होगा। इसको अपन ना हटा देते हैं जो जो रॉन्ग रॉन्ग है, क्योंकि ये तुम लोगों के पास नोट्स आएगा ना तो आप लोगों को गड़बड़, आप लोगों को कोई प्रॉब्लम फील नहीं होना चाहिए। होता है, वो पक्का टाइप वाइप कर रहा होगा। मैथ बीएफ कहाँ से आ गया? देखा, छुपा दिया कि नहीं? नेक्स्ट में क्या गड़बड़ है? डायरेक्ट अदर देन इटसेल्फ, ठीक है, यहाँ पे सॉर्टेड है, उधर ही गड़बड़ किया था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सॉर्टेड। आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं आएगी। चाहिए तो मैं ना इसको थोड़ा क्लोज ही लिख देती हूँ, कहाँ तुम देखोगे। तो ऑटोकैटालिटिक इज व्हेन डीएनए डायरेक्ट्स द सिंथेसिस ऑफ, शी, अरे यार ब्लंडर हो गया। ठीक है, अब तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, विजिबल है, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रोटीन सिंथेसिस, अब नया सब टॉपिक आ चुका है हमारा, तो अब बढ़ते हैं प्रोटीन सिंथेसिस की तरफ। तो ड्रॉ नीट लेबल डायग्राम ऑफ द हेयरपिन मॉडल ऑफ टीआरएनए। अब देखते हैं इसके रिलेटेड कितने क्वेश्चंस पूछेंगे। मार्च 2013 का क्वेश्चन है ये। तो लेबल डायग्राम हमने बनाना है। तो यहाँ पे देखो, एक याद है एमसीक्यू पूछा था कि जो फ्री एंड होता है टीआरएनए का वो कौन सा होता है? देखो सामने में दिख गया अब तुम लोगों का, ठीक है। तो ये देखो, दिस इज योर एक्सेप्टर एंड, ये जो है ना तुम्हारा, ये एंटीकोडॉन का लूप है, और ये जो नीचे वाला पार्ट है ये एंटीकोडॉन है। यही एंटीकोडॉन होने की वजह से बराबर ये एमआरएनए पे उल्टा बैठता है, और वही पर्टिकुलर अमीनो एसिड को लेके आता है जिसके थ्रू पॉलीपेप्टाइड चेन बनते जाता है, ठीक है। मतलब ट्रांसलोकेशन के टाइम की बात कर रही हूँ। तो ये हेयरपिन मॉडल है तुम्हारे टीआरएनए का। ये डायग्राम अगर तुमको आ रहा है, तुमको मेन इसमें क्या याद रखना है? GCCA, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि ये फ्री एंड्स में आते हैं, ओके। तो यहाँ पे तुमको समझ गया कि एक 3' एंड है और एक 5' एंड है। यहाँ पे तुम्हें फ्री एंड्स दिख रहे हैं, नीचे में एंटीकोडॉन का लूप है और नीचे में एंटीकोडॉन्स प्रेजेंट है जो कि तुम्हारे एमआरएनए पे आके बैठ जाते हैं। अब सिमिलर टाइप के क्वेश्चन, सब क्वेश्चंस देखना कितने रिपीट होंगे, ठीक है। नाउ गिव द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जेनेटिक कोड। जेनेटिक कोड के क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं? मार्च 2013 का क्वेश्चन है, ठीक है। सिर्फ 1 मिनट रुको। अच्छा चलो, अब कैरेक्टरिस्टिक्स फटाफट बता देती हूँ। अब यहाँ पे देखो क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो यहाँ पे जैसे ट्रिपलेट कोडॉन होना, तुमको पता है कि जेनेटिक कोड जो होता है वो ट्रिपलेट कोडॉन के फॉर्म में चलता है, और वही ट्रिपलेट कोडॉन के ऊपर जो तुम्हारा एंटी कोडॉन वाला पार्ट है वो चिपकता है और एक अमीनो एसिड को आगे आगे बढ़ाते जाता है। फिर ये नॉन एम्बिगियस होता है। फिर उसके बाद में इनके पास ना डीजेनरेसी का भी एबिलिटी होता है, यानी कि ये डीजेनरेट हो जाते हैं। ये किसने एक्सप्लेन किया था बच्चों? तो वॉबल हाइपोथेसिस के थ्रू एक्सप्लेन हुआ था। फिर कॉमालेस होते हैं ये, मतलब इनके बीच में कोई स्पेसिंग नहीं होती, और इनका जो एग्जिस्टेंस होता है ना वो इनिशिएट करने वाला होता है एयूजी और टर्मिनेट करने वाला होता है यूएए, यूएजी, यूजीए कोडॉन्स। वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन भी है ये कि इनिशिएटिंग कोडॉन कौन सा है, तो दैट इज एयूजी, जो कि हमको जस्ट एमसीक्यू में पूछा था, और टर्मिनेशन पूछा जा सकता है तो उसके लिए याद रख लो यूएए, यूएजी एंड यूजीए कोडॉन्स, ओके। सॉर्टेड, समझ गया यहाँ तक? तो आगे बढ़ते हैं। स्केच एंड लेवल क्लोव लीफ मॉडल ऑफ टीआरएनए। अगेन सेम क्वेश्चन, मार्च 2014 का क्वेश्चन है, आप लेंगे।
आप ऐसे ड्रॉ कर देंगे। आप यहाँ पे डाल देंगे कि भैया ये आपका एक्सेप्टर एंड है, ये आपका एंटीकोडॉन लूप है, और ये आपका एंटीकोडॉन है। मैंने क्या बोला अभी, सिमिलर टाइप के क्वेश्चन 74 बार आने वाले आपको, है ना। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज एंटीकोडॉन? अब नाम ही क्या है, एंटीकोडॉन यार, मतलब अपोजिट ऑफ द कोडॉन, कॉन्ट्रास्ट करता है। ये मार्च 2016 का क्वेश्चन है। तो अ सीक्वेंस ऑफ 3 bases of RNA molecule that is complementary to specific codon on the RNA molecule. For example, UAG, ठीक है। अगर भैया ये है कोडॉन, तो एंटीकोडॉन पता है क्या होगा, AUC। तो इसका एग्जैक्ट अपोजिट जो होगा ना बच्चों, वो होगा एंटीकोडॉन। का होगा एंटीकोडॉन, एग्जैक्टली अपोजिट, कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, जुलाई 2016 का। Give the central dogma of protein synthesis. Explain the process of translation. अब central dogma क्या होता है, तो उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना है। तो central dogma जो होता है ना, वो बेसिकली डीएनए से आरएनए एमआरएनए बनना और उससे प्रोटीन बनाना, दिस इज कॉल्ड एज सेंट्रल डॉगमा, जो हम लोग स्टार्टिंग में कर रहे थे। क्योंकि हमको पता है कि अगर ये मेरा सेल है, उसके अंदर ये न्यूक्लियस है, तो जो मेरा डीएनए है वो डीएनए न्यूक्लियस के बाहर नहीं आ सकता, इसलिए वो एमआरएनए को फॉर्म करता है। अब ये एमआरएनए जो बन रहा है, उसको इंफॉर्मेशन चाहिए जो डीएनए के पास है, जो जीन के पास है, तो इसके लिए वो उसको छापता है। वही इंफॉर्मेशन छापने को हम लोग ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। ये इंफॉर्मेशन छाप लिया, वो बाहर आता है। जैसे ही वो बाहर आने लगा, उसके ऊपर आरआरएनए राइबोसोम्स चिपक जाता है, जिससे वो आरआरएनए बन गया। अब जैसे ही वो बाहर आया, तुम्हारा टीआरएनए जो है अब बराबर एंटीकोडॉन के तरफ से, हमको पता है ट्रिपलेट कोडॉन के फॉर्म में घूमते हैं, तो लेके आते हैं अमीनो एसिड को, बराबर उसके ऊपर बैठा देते हैं, बराबर कोड करते हैं, और एक प्रोटीन सिंथेसिस का चेन, मतलब प्रोटीन का चेन बन जाता है, विच इज पॉलीपेप्टाइड चेन ऑफ अमीनो एसिड। तो यहाँ पे जब बच्चों डीएनए से एमआरएनए, एमआरएनए से प्रोटीन बनता है, उसको ये आप लोग क्या कहोगे, सेंट्रल डॉगमा। अब दूसरा पूछा ट्रांसलेशन क्या होता है। अब देखो इसको, यार बहुत मच्छर है इधर। अब जैसे इसको पता है, डीएनए को सब इंफॉर्मेशन पता है, बट तुम्हारे आरएनए को इंफॉर्मेशन नहीं पता है कि वो क्या लिखा है, कोडेड फॉर्म में इंफॉर्मेशन लिखा है। जैसे मैं तुमको ना एग्जांपल बताती हूँ, जैसे तुम लोग व्हाट्सएप पे मैसेज करते हो, तो वहां पे क्या लिख के आता है, ऑल द मैसेजेस आर एंड टू एंड इनक्रिप्टेड। तो जो व्हाट्सएप का बंदा है, वो क्या तुम्हारे मैसेजेस देख पाएगा? नहीं देख सकता वो, तो वैसे ही इनक्रिप्टेड रहता है, मैं पढ़ नहीं पाऊंगी। या तुम्हारे सामने मैं तमिल में पढ़ाने लगूँ, अचानक से मैं तमिल में पढ़ा लूंगी, तुमको कुछ समझ आएगा? नहीं समझ आएगा, क्या बोल रही क्या मालूम, ऐसा हो जाएगा तुम्हारे लिए। अगर तुमको तमिल नहीं आता है, तो आता है तब तो वेल एंड गुड, बट मेरे को नहीं आता, ठीक है। तो अगर ऐसा सिनेरियो है, तो तुम्हारे लिए हो जाएगा भाई ये क्या इनक्रिप्टेड फॉर्म में पढ़ा रही। तो उस सिनेरियो में कोडेड फॉर्म में इंफॉर्मेशन है, बट उसी जगह तुम अपने तमिलियन दोस्त को लेके आ जाओगे, वो दोस्त तुमको बता रहा है, ट्रांसलेट करके बता रहा है कि राधा मैम ये बोल रही, राधा मैम वो बोल रही, राधा मैम ये कर रही, तो वो क्या कर रहा है, वो ट्रांसलेट कर रहा है। एग्जैक्टली यहाँ पे भी यही होता है। एमआरएनए को नहीं समझता, लेकिन टीआरएनए को बराबर समझता है कि किधर जाके कोडॉन के ऊपर रखने का है, क्योंकि वो रीड कर सकता है। तो वहीं पे आ गया आपका ट्रांसलेशन वाला बात, ठीक है। बट यहाँ पे मल्टीपल प्रोसेसेस होते हैं, जैसे डीएनए के बाद ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, फिर उससे एमआरएनए बन रहा है, फिर ट्रांसलेशन हो रहा है, तब पॉलीपेप्टाइड चेन बन रहा है ना। तो ये जो पूरा मेरा प्रोटीन बनने का तरीका है, प्रोसीजर है, उसी के बीच में हमारा इंफॉर्मेशन जो है वो समझाया जा सकता है, और वही इंफॉर्मेशन जो मैं समझ पा रही हूँ उसको ट्रांसलेशन कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक और मिस्टेक है जिसको मैं हटा देती हूँ। यहाँ पे देखो क्या लिखा, यूजिंग द टेक्स्ट। ठीक है, बढ़े आगे बढ़ते हैं फरवरी 2025 के क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हेट्रोलिटिक एंड ऑटोलिटिक फंक्शन ऑफ डीएनए। यहाँ पे सिर्फ एक क्या मस्त बात ऐड कर दिया पता है, डीएनए वाला वर्ड ऐड कर दिया है।
एंड आई गेस ये क्वेश्चन जो है वो रिपीटेड है, ऐसा मुझे लगता है। यस, ये क्वेश्चन रिपीटेड है। भाई आज तो इसकी फील्डिंग सेट है, कोई कुछ भी कहे, आज आज मेरे एडिटर की फील्डिंग सेट है। देखो बराबर 5 के बाद 6 आएगा, उसने 7 कहाँ से लाया तो उसी को मालूम। ठीक है, डिस्क्राइब द वॉबल हाइपोथेसिस। अब वॉबल हाइपोथेसिस के ही वजह से हमको कोई तो चीज मिली थी जो कि हमने जस्ट देखा था। कोई बता सकता है बिना ये रीड किए वॉबल हाइपोथेसिस के थ्रू मुझे क्या मिला था? बता सकता है कोई? अभी जस्ट हमने वॉबल हाइपोथेसिस के बारे में पढ़ा था। टाइम स्टैम्प पे फॉर एग्जाम्पल इट इज 1 hour 9 minutes, तो टाइम डाल के बता दो कि क्या था वॉबल हाइपोथेसिस। जुलाई 2017 का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे बेसिकली ये पता चलता है कि मेरे जो जेनेटिक कोड्स है, मेरा जो जेनेटिक कोड है वो डीजेनरेट क्यों हो रहा है। रीजन क्या है मेरे जेनेटिक कोड के डीजेनरेट होने का, वो बताते हैं हमें वॉबल हाइपोथेसिस में। ठीक है, इसमें ये सजेस्ट होता है कि जो मेरा थर्ड बेस है ना कोडॉन का, वो ज्यादातर पेयर कर रहा है अलग अलग बेसेस के साथ टीआरएनए के एंटीकोडॉन से, जिसके वजह से बहुत कम टीआरएनए के टाइप्स बनते हैं। और इतने कम टाइप्स बन रहे हैं तो वो रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता ज्यादा कोडॉन्स को। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, द वोबल पोजीशन एंड द वोबल हाइपोथेसिस। इसके वजह से यू कैन सी द डीजेनरेसी। ओके, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं जुलाई 2018 के क्वेश्चन की तरफ। डिफाइन द टर्म्स कोडॉन एंड एंटीकोडॉन। एकदम सिंपल सादा बात बता दूं, AUG, इसका अगर आ रहा है UAC तो भैया जी ये है कोडॉन, और भैया जी इसको ही देख के बना तो ये हो गया एंटीकोडॉन। कड़ल का कोडॉन यानी एंटीकोडॉन कड़ल का। तो कोडॉन क्या होता है, सीक्वेंस होता है 3 न्यूक्लियोटाइड्स का एमआरएनए के ऊपर, जो कि स्पेसिफाई करता है एक अमीनो एसिड को। और एंटीकोडॉन क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री 3 बेसिस सीक्वेंस होता है टीआरएनए का, जो कि पेयर करता है कोडॉन के साथ। ये एमआरएनए, ये टीआरएनए, और जब ये इसके साथ पेयर कर रहा है ना, वहीं पे वो ट्रांसलेट भी करता है। ठीक है, ये एमआरएनए का पेयरिंग है और ये टीआरएनए का पेयरिंग है, सॉर्टेड। तो आगे बढ़ा जाए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज जुलाई 2019 का क्वेश्चन, विच इज द प्रोसेस दैट रिमूव्स इंट्रॉन्स फ्रॉम द आरएनए। कौन सा ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू मैं इंट्रॉन्स को रिमूव करती हूँ आरएनए से? तो ये मॉलिक्यूलर सिजर्स के थ्रू होता है, विच इज स्प्लाइसिंग, यानी कि मैं कट कर रही हूँ। ठीक है, उस पर्टिकुलर इंट्रॉन्स को मैं रिमूव कर रही हूँ। ओके, ये तो इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, फिर से क्या आ गया, फिर से देखो क्या आ गया। स्केच एंड लेबल हेयरपिन मॉडल ऑफ टीआरएनए। और मस्त बात बताओ, आपके और मेरे फेवरेट एडिटर ने क्या किया है, वहां पे ऑटोलिटिक और हेट्रोलिटिक का डेफिनेशन। ओ माय गॉड, रुको यार, ये तो बहुत मस्त है। ये तो नहीं यार, ये तो बताना ही पड़ेगा। ये तो बहुत मस्त हो गया। भाई मुझे एक बात बता, स्केच एंड लेबल हेयरपिन मॉडल ऑफ टीआरएनए में व्हाई आर यू पुटिंग ऑटोलिटिक एंड हेट्रो कैटालिटिक वाला डेफिनेशन? उसका डिफरेंस बिटवीन कहाँ से आया हेयरपिन मॉडल में? क्रेजी क्रेजी। इट्स ओके, मैं इसको भी ठीक कर देती हूँ। आज मैं बहुत अच्छे मूड में हूँ, आज मैं दुनिया रेवोल्यूशनराइज करने के मूड में हूँ। आज मैं किसी को नहीं चिल्लाऊंगी ना। काली पोत दिया मैंने उसकी गलतियों पे। क्रेजी यार, क्रेजी आदमी है। लिटरली लिख के दिया था मैंने उसको कि ये बना दे, ये डालना है, ये डालना है, ये डालना है। द लीस्ट ही कुड डू इज टाइप। उसने वो भी नहीं किया। क्रेजी। ये वाला स्ट्रक्चर है, याद है ना? ये क्या बनाया मैंने, कुछ तो गंदा सा बना दिया। भाई साहब ये और हो रहा है, और साफ होने। मेरा बोर्ड हैंग हो गया गाइस,
तुम मानो मेरी बात, मेरा बोर्ड हैंग हो गया, भूत आ गया उसके अंदर। अगर मैंने इरेज किया तो वो पीछे का ब्लैक ब्लैक भी इरेज हो जाएगा और सब वाइट वाइट दिखेगा। है ना क्रेजी, इसलिए अपना काम खुद करो। ये देखो, ये तुम्हारे फ्री एंड्स हो गए, ठीक है। बस अभी अपन नहीं हंसेंगे, ये अपने एंटी कोडॉन्स हो गए और ये एंटी कोडॉन वाला एंड हो गया, ठीक है। ये फ्री एंड्स थे तुम्हारे, और यही सेम क्वेश्चन 4 बार से रिपीट होते जा रहा है। नहीं, इस बार सच में रिपीट हुआ क्योंकि साल अलग था, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। गिव द फ्लो चार्ट ऑफ सेंट्रल डॉगमा। ये मार्च 2008 में भी पूछा था और अभी भी हंसी आ रही है मुझे, और वही सेम क्वेश्चन मार्च 2020 में भी पूछ लिया। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम ऐसे सिचुएशन में फंसे होते हैं कि हमें समझ नहीं आता कि हमें वो सिचुएशन पे हंसना चाहिए या फिर अपने हालत पे रोना चाहिए। वैसा वाला सीन है ये, उसकी तो आज हालत ही तंग है, ठीक है। मार्च 2008 और मार्च 2020 में सेम क्वेश्चन पूछा। तुमको लग रहा होगा ना क्या मार्च 8 का क्वेश्चन करा रही है, तुमको समझेगा क्यों करा रही हूँ, देखो कितना बड़ा डिफरेंस है, फिर भी आ रहा है। तो यहाँ पे वही तुमको करना है यार, डीएनए से एमआरएनए बन रहा है, एमआरएनए से प्रोटीन बन रहा है, इसके बीच के अंदर तुम लोग ऐसा डाल दो यार, ऐसा डाल दो, डीएनए एरो एमआरएनए एरो प्रोटीन नो एरो। इसके ऊपर तुम लोग लिख दो, यहाँ पे लिख दो भैया ट्रांस। इतना मोटा क्यों लिखा बहन? ट्रांसक्रिप्शन, और यहाँ पे आएगा ट्रांसलेशन, ओके। और ये है क्या आपका सेंट्रल डॉगमा। खूबसूरत हैंडराइटिंग में लिखो सेंट्रल डॉगमा। अब मैंने खूबसूरत बोला ना, पक्का नहीं आएगा खूबसूरत। अब तुम डिसाइड करो ये खूबसूरत है या नहीं, वो तुम्हारे ऊपर छोड़ रही हूँ मैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन टेक्स प्लेस ऑन द पार्ट ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल known as transcription unit. Draw a well-labeled diagram of the same showing the regions of the unit. जुलाई 2022 का क्वेश्चन है। ये सेम क्वेश्चन हमने मैराथन में भी किया था। यहाँ पे क्या बोला, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट का डेफिनेशन दिया तुमको पागल बनाने के लिए, और बोला कि बता भैया तेरे को इसका डायग्राम बनाने का, तू रीजन्स बता इस यूनिट के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे इस डायग्राम में तुम्हारा प्रमोटर रहना चाहिए, स्ट्रक्चरल जीन रहना चाहिए, और साथ साथ में टर्मिनेटर 3-5' एंड और 3-5' कोडिंग स्ट्रैंड भी रहना चाहिए, ठीक है। तो ये देखो 3' to 5' एंड है, हो गया अपना। 5' to 3' एंड है, करेक्ट है अपना। प्रमोटर बीच में रहना चाहिए, टर्मिनेटर रहना चाहिए, टेम्पलेट स्ट्रैंड, स्ट्रक्चरल जीन, कोडिंग स्ट्रैंड। तो ये प्रॉपर्ली तुम्हारा स्कीमेटिक स्ट्रक्चर है तुम्हारे ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के लिए, ठीक है। यही सेम स्ट्रक्चर बना के आ जाओ, कोई मार्क्स नहीं काटेगा तुम्हारा, ठीक है। सॉर्टेड। आगे बढ़ते हैं। ड्रॉ अ सुटेबल डायग्राम ऑफ रेप्लिकेशन ऑफ यूकैरियोटिक डीएनए एंड लेबल एनी 3 पार्ट्स। तो पहले तुमको बोलते हैं ड्रॉ कर दो डायग्राम। दूसरा क्वेश्चन में पूछा है कि हाउ मेनी अमीनो एसिड विल बी देयर इन द पॉलीपेप्टाइड चेन फॉर्म्ड ऑन द फॉलोइंग एमआरएनए। ये एमआरएनए बना दिया बड़ा सा, और बोला है कि बता दो इसके अंदर कितने अमीनो एसिड प्रेजेंट होंगे उस पर्टिकुलर पॉलीपेप्टाइड चेन पे। मार्च 2023 का क्वेश्चन है। एडिटर को डरा दिया, कॉल कर रहा है, वो मुझे डराएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। क्रेजी, क्रेजी हो गया, क्रेजी, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो रेप्लिकेशन है मेरे यूकैरियोटिक डीएनए का, तुमको पता है कौन सा डायग्राम पूछा है? तुमको पता है, तुमको लग रहा होगा यार ये क्या नया चीज पूछ लिया भाई। कुछ नया चीज नहीं पूछा है, तुम्हारे डीआरए पागल, सब जगह टीआरए बन जा। ये तुम्हारे रेप्लिकेशन फोर्क वाला डायग्राम के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। और अब इस सीक्वेंस के ऊपर कितने अमीनो एसिड प्रेजेंट है तुम मुझे बता दो, कितने प्रेजेंट। अब तुम दिमाग लगाओ, यहाँ पे 3 के कोडॉन्स बनेंगे, तो इतने बड़े सीक्वेंस में कितने अमीनो एसिड होंगे, कोई मुझे बता सकता है? कमेंट सेक्शन पे बता सकता है कोई कितने अमीनो एसिड होंगे?
इतना तो तुम बता ही सकते हो। तो अगर नहीं भी बता पाए तो यहाँ पे मैंने सोल्यूशन रखा है कि जो सीक्वेंस है वो स्टार्ट हो रहा है AUG से और स्टॉप हो रहा है UAG से, ठीक है। तो काउंट जब हम करेंगे ट्रिपलेट कोडॉन को, तो वो ट्रिपलेट कोडॉन काउंट करने के बाद में तुम्हें टोटल नंबर ऑफ अमीनो एसिड मिल जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि एक अमीनो एसिड 3 ट्रिपलेट कोडॉन से बनता है। तो तुम्हें ये mRNA सीक्वेंस को काउंट करना है और मुझे बताना है कि एग्जैक्टली कितने कोडॉन्स मिले हैं आपको। ओके, ये तो बहुत ईजी है, अभी हम लोग कम से कम 4th टाइम ये कर चुके हैं, तो इतना तो आना चाहिए अभी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। What will be the base sequence on the template strand of DNA which codes for methionine? तो यहाँ पे पूछा हुआ है कौन सा बेस सीक्वेंस होगा टेम्पलेट स्ट्रैंड का डीएनए के अंदर जो कि कोड करता है मिथियोनिन को। जुलाई 2023 का क्वेश्चन है। तो मिथियोनिन का जो कोडॉन है दैट इज AUG। तो इसमें कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस क्या होगा डीएनए के ऊपर, इसका अपोजिट सीक्वेंस क्या हो जाएगा फिर डीएनए के ऊपर। तो अगर यहाँ पे AUG है, यहाँ पे AUG है, बट ये RNA के बारे में बात चल रही है, तो डीएनए स्ट्रैंड पे क्या होगा। तो डीएनए स्ट्रैंड पे तुम देखोगे तो यहाँ पे आएगा T, फिर यहाँ पे आएगा तुम्हारा A और यहाँ पे आएगा C, क्योंकि ये है आपका डीएनए। डीएनए के अंदर में आपको T आता है ATGC और mRNA जो होता है उसके अंदर AUGC आता है ना। तो ये आपको आंसर मिल गया। ये हमने मैराथन में भी किया था, जुलाई 2023-24 का है गेस, हाँ 23 का क्वेश्चन है। ओके, now define transcription, write anticodons for the following triplet codons AUG, GAG, CUA, CCU। ये सबका सिर्फ मतलब तुमको ट्रांसक्रिप्शन बताना है क्या होता है, दूसरा तुमको इन सबका सिर्फ एंटीकोडॉन लिखना है। जुलाई 2023 का क्वेश्चन कितना इजी है। ट्रांसक्रिप्शन में तुमको सिर्फ ये बताना है कि तुम्हें जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को बस छापोवाई करना है। कॉपिंग द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द टेम्पलेट स्ट्रैंड इनटू अ सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए इज कॉल्ड एज ट्रांसक्रिप्शन। यहाँ पे फिर से मिस्टेक है जिसको मुझे करेक्ट करना पड़ेगा। तुम टेंशन मत लो, तुम्हारे पास करेक्टेड वाला ही पीपीटी आएगा, डोंट वरी। इनटू अ सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। मैं इसको अच्छे से लिखती, रुको, बहुत दूर दूर है, कंफ्यूज हो जाओगे तुम लोग। ओके, सो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो प्रोसेस है जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कॉपी करने की डीएनए टेम्पलेट स्ट्रैंड में से इनटू सिंगल स्ट्रैंडेड, बाप रे, mRNA is called as बच्चों ट्रांसक्रिप्शन। इसको ही हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। इजी, सिर्फ छापने का ही है इंफॉर्मेशन। अब उसका कॉम्प्लीमेंट्री कैसे लिखना है, आप देखो यार, लिखते जाओ यार, क्या ही है इसमें। AUG बोला है तो इसका क्या आएगा, हम ना उसके नीचे नीचे लिखते जाते, काम करते हैं। AUG बोला है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, UAC आ जाएगा, है ना, ये फर्स्ट हो गया। सेकेंड में पूछा है आपको GAG, तो यहाँ पे क्या आएगा आपका CUC। थर्ड है, थर्ड में पूछा है CUA, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा GAU। फोर्थ में पूछा है आपको CCU, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका GGA, का दूंगा, हाँ बराबर, सॉर्टेड, समझ गया। ये जुलाई 2023 का क्वेश्चन था, इतना चिंदी, ठीक है, इतना चिंदी क्वेश्चन पूछा था तुम लोगों को, और तुमको लगता है कि बोर्ड में 95 लाना इम्पॉसिबल है। गलत फहमी में है आप, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। गिव द डिफरेंट स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन फॉर्मेशन ऑफ mRNA फ्रॉम, बाप रे क्या ही आ रहे हैं, मेरे को क्वेश्चन चेक करना पड़ेगा, ठीक है। मार्च 2024 का क्वेश्चन है, मैं करेक्ट करके भेजूंगी तुमको। तो यहाँ पे एग्जैक्टली पूछा गया कि mRNA जो है वो बन कैसे रहा है, ठीक है, उसके स्टेप्स यहाँ पे पूछे गए हैं। तो एक मिनट रुक जाओ यार, ये मेरे को चेक ही करने दो। गड़बड़ गड़बड़ गड़बड़, बहुत गड़बड़ हो गया। ठीक है रुको,
हेट्रोजेनस आरएनए याद रहेगा। ठीक है, तो पूछा गया है कि डिफरेंट स्टेप्स बताओ क्या क्या इन्वॉल्व है, एमआरएनए कैसे हेट्रोजेनस आरएनए से बन रहा है उसका। ठीक है, तो जो हेट्रोजेनस आरएनए है वो कुछ प्रोसेसिंग से गुजरता है या मैच्योरेशन से गुजरता है यूकेरियोट्स में। पहले उसका स्प्लाइसिंग होता है, स्प्लाइसिंग मतलब इंट्रॉन्स का रिमूवल। उसके बाद में कैपिंग होता है, यानी कि मिथाइलेटेड गुआनासाइन जो तुम्हारा ट्राइफॉस्फेट है वो वाइडर स्ट्रैंड पे अटक जाता है, फिर उसको टेलिंग किया जाता है, यानी कि टेल अटैच करेंगे। वहां पे हमने हेड अटैच किया, यहाँ पे टेल अटैच करेंगे जो कि है पॉलीएडिनलाइजेशन। मतलब बेसिकली यहाँ पे तुम ऐड कर रहे हो तुम्हारे एंड के तरफ। तो यहाँ पे तुमने क्या किया, पहले हेट्रोजेनस आरएनए था उसका स्टार्टिंग का पार्ट कट किया, पीछे का पार्ट कट किया, फिर जो तुम्हें प्रॉपरली चाहिए था, जो तुम्हारी रिक्वायरमेंट थी, वहां पे तुमने आगे में ऐड कर दिया हेड के तरफ और तुमने टेल के तरफ ऐड कर दिया। तो यहाँ पे कौन से मेन प्रोसेसेस इन्वॉल्व है ना, वो मैं तुम लोगों को बता देती हूँ। तो पहला इज योर स्प्लाइसिंग, जो तुम्हारे आंसर में होना ही चाहिए। दूसरा इज योर कैपिंग एंड तीसरा इज योर टेलिंग। ओके, सॉर्टेड, समझ गया है? ठीक है, अब ये हम लोग करते क्यों है, तो देखो हेट्रोजेनस आरएनए जो है ना ये इमेच्योर टाइप का आरएनए होता है, तो उसको ही मैच्योर करने का काम कौन करता है, ये हेट्रोजेनस, ये प्रॉपर स्टेप्स जो है हमारा, ये हम उसको बेसिकली आरएनए को मैच्योर करने का काम कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे एग्जैक्टली हो क्या रहा है, दिस इज द procedure used to mature RNA। मैं आरएनए के प्रोसीजर को मैच्योर करने के लिए ये पर्टिकुलर प्रोसीजर करती हूँ। ओके, कर लगा। नाउ राइट द एंटीकोडॉन ऑफ 5-AUG3-। यहाँ एंड ऐड कर दिया, उसे डरने का नहीं रहता। ठीक है, February 2025 का क्वेश्चन है। अगर AUG है तो A का उल्टा इज U, U का उल्टा इज A एंड G का उल्टा इज C। ठीक है, बस यहाँ पे 5- था तो यहाँ पे 3- आ जाएगा, यहाँ पे 3- था तो यहाँ पे 5- आ जाएगा। इजी पीजी लेमन स्क्वीजी। नेक्स्ट इज राइट एनी 6 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जेनेटिक कोड। तो ये सेम क्वेश्चन हमने पहले भी देखा, 6 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जेनेटिक कोडिंग का, वही ट्रिपलेट कोडॉन वगैरह होना, वही सब। February 2025 मतलब अभी रिसेंट में पूछा गया, March 2008 में पूछा था, अभी फिर पूछ लिया। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस रिपीट होते रहते हैं बच्चों। अब हम लोग ओपरॉन कॉन्सेप्ट वाले सब टॉपिक के अंदर देखेंगे। अक्टूबर 2014 का क्वेश्चन है, गिव द नेम्स एंड फंक्शन ऑफ एंजाइम्स इन्वॉल्व्ड इन लैक्टोज मेटाबॉलिज्म इन ई कोलाई। यहाँ पे पूछा गया है कि फंक्शंस बताओ और नाम बताओ उन एंजाइम्स का जो कि लैक्टोज मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व है ई कोलाई के अंदर। तो यहाँ पे कौन सी चीजें, कौन से एंजाइम्स इन्वॉल्व है, तो यहाँ पे जो याद रखना है ना, दैट इज योर लैक जेड, लैक वाई एंड लैक ए, यानी कि बीटा गैलेक्टोसिडेस, परमीएस एंड ट्रांस एसिटिलेस। ठीक है, बीटा गैलेक्टोसिडेस जो है वो क्या करता है, वो ब्रेक करता है लैक्टोज को, जिसकी वजह से ग्लूकोज और गैलेक्टोज बनता है। फिर जो तुम्हारा परमीएस है वो हेल्प करता है लैक्टोज को सेल के अंदर जाने के लिए, और ट्रांस एसिटिलेस जो है वो डिटॉक्सिफाई करता है बाय प्रोडक्ट को लैक्टोज के मेटाबॉलिज्म के बाद। ठीक है, तो ये 3 स्टेप के थ्रू चलता है, मतलब पहले ब्रेकिंग हो रहा है, उसके बाद में हेल्प कर रहा है कि भाई लैक्टोज अंदर चला जाए सेल के, फिर डिटॉक्सिफाई करता है जो तुम्हारे बाय प्रोडक्ट्स है उसको भी। ठीक है, आगे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट HGP, फेमस वाला क्वेश्चन आता है इसमें, मार्च 2022 का है। तो बोला है क्या एम क्या था ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का, तो मेन गोल इसमें था कि डिटरमाइन करना है मेरे को भाई, सीक्वेंस डिटरमाइन करना है 3 बिलियन केमिकल बेस पेयर्स का, जितने लोग एग्जिस्ट कर रहे हैं सबका बेस पेयर बता दो, मुझे बहुत मजा आएगा। फिर उसी फिर उसी डेटा को स्टोर करने का भी काम है मेरा, मेरे को उसी डेटा को स्टोर करना है। अब ये डेटा स्टोर जो होगा वो डेटाबेसेस में होगा, फिर इसी को मैं एनालिसिस के लिए यूज करूंगी, एड्रेस करूंगी एथिकल, लीगल और सोशल इश्यूज को, और मैं ये मेक श्योर करूंगी कि कोई ये स्टोर डेटा का जो बोलते हैं ना नाजायज फायदा उठाना, वो ना उठाए। ठीक है,
तो ये सारी चीज़ों का मेन एम था ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के लिए। ओके, नाउ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग? मार्च 2022 का क्वेश्चन है, बहुत रीसेंट है। तो ये यूज किया गया है फॉरेंसिक साइंस में, जिसमें कॉम्प्लिकेटेड क्राइम केसेस सॉल्व हुए। सीआईडी, क्राइम पेट्रोल, सावधान इंडिया सब नहीं देखा है एस्टा। अब इसमें ना ये भी बताते हैं कि एग्जैक्टली कितना, मतलब ऐसा होता है ना कि ये मेरा फादर है बट ये मुझे प्रॉपर्टी नहीं दे रहा, तो वो बोलेगा नहीं तू मेरा बेटा है ही नहीं, मैं मानूंगा ही नहीं। तो उस केस में भी ये जो डिस्प्यूट्स होते हैं ना कि इसका ये फादर है कि नहीं, इसकी ये मदर है कि नहीं, वो सब भी पता किया जाता है। फिर हम लोग पेडिग्री एनालिसिस जब करते हैं ना, मतलब वो चार्ट पता करना कि ये जो डिजीज है वो आगे वाले बंदे को हो सकता है क्या, आगे वाले जनरेशन को हो सकता है क्या, कैरियर वगैरह है क्या, ये सब चीज पता करने का काम भी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के थ्रू होता है। जैसे तुम्हारा फिंगरप्रिंट यूनिक है वैसे तुम्हारा डीएनए भी यूनिक होता है, इसलिए इसका नाम भी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग दिया गया है और इसको बहुत रेलेवेंट टाइप का प्रूफ माना जाता है। ठीक है, अब तुमको एक्सप्लेन करना है सदर्न ब्लॉटिंग और, बाप रे अभी मैं गिरती, सदर्न ब्लॉटिंग और हाइब्रिडाइजेशन इन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। उसी के अंदर का प्रोसेस है जुलाई आज क्रेजी चीजें हो रही है, जुलाई 2023 का। सदर्न ब्लॉटिंग क्या है? ये एक ऐसा टेक्निक है जो कि यूज किया जाता है कि मैं ट्रांसफर कर पाऊँ सेपरेटेड डीएनए फ्रेगमेंट्स को, किस में से, जेल में से, और उसको मैं फिर एक नायलॉन के क्लोथ पे रखती हूँ या मेम्ब्रेन पे रखती हूँ, नायलॉन का क्लोथ भी चलता है यहाँ पे। फिर हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है कि मैं ऐड कर रही हूँ सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए प्रोब को उस मेम्ब्रेन के ऊपर, जो कि जाके पेयर करता है मेरे कॉम्प्लीमेंट्री होस्ट सीक्वेंस के साथ। वो मेरे कॉम्प्लीमेंट्री होस्ट डीएनए सीक्वेंस के साथ पेयरिंग करता है, जिसके वजह से वो हाइब्रिड्स बना देता है। इसलिए ये प्रोसेस को हम लोग हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, सॉर्टेड, समझ गए यहाँ पे? ये मैराथन में भी क्वेश्चन हमने किया हुआ था। ठीक है, अब नेक्स्ट है तुम्हारा मार्च 2024 का क्वेश्चन। अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इन करेक्ट सीक्वेंस: जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, आइसोलेशन ऑफ डीएनए, सदर्न ब्लॉटिंग, रेस्ट्रिक्शन, डाइजेशन। ठीक है, अब यहाँ पे तुमको इसको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, अरेंज करना है। ये आपके सेक्शन ए में आया था, मैराथन में भी ये क्वेश्चन हमने किया है। आइसोलेशन, पहले हम आइसोलेट करेंगे डीएनए को, फिर हम रेस्ट्रिक्शन करेंगे, रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन करते हैं, फिर हम लोग जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं यानी कि नायलॉन क्लोथ पे वगैरह डालने का काम, फिर सदर्न ब्लॉटिंग करते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक छोटा सा मिस्टेक है, उसको मैं ठीक कर देती हूँ। कटिंग डीएनए विद रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, समझ जाना यार, अब तो इजी तो कर दिया। तो लास्ट में बस आप लोगों के लिए एक अनाउंसमेंट है, जो कि बहुत स्पेशल अनाउंसमेंट है, मेरे दिल के बहुत करीब है। एक्चुअली हम चारों के दिल के बहुत करीब है। ये सिर्फ एक बैच नहीं है बच्चों, ये एक ऐसा तरीका है जिसके थ्रू हम फाइनली तुम्हें हेल्प कर पाएंगे, फाइनली हम तुम्हें पर्सनल मेंटरशिप दे पाएंगे। अब तक हम सिर्फ यूट्यूब पे बात कर पाते थे, कभी कमेंट पे बात कर पाते थे, कभी थोड़ा लाइव वाइव में बात कर रहे थे, लेकिन ये जो तुम्हारे 80 दिन है ना बच्चों, ये बहुत क्रूशियल टाइम है। ये टाइम में एक बंदे का स्कोर उठ भी सकता है अगर उसने मेहनत किया, और एक बंदे का स्कोर गिर भी सकता है अगर उसने थोड़ा भी यहाँ पे लापरवाही की। यहाँ पे ऐसे भी फैक्टर में तुम रह सकते हो कि तुम्हें बहुत बैकलॉग पड़ा हो, ऐसा भी हो सकता है कि तुम्हारा आधा पढ़ के हुआ है, ऐसा भी हो सकता है तुमने शुरू भी नहीं किया। तो अगर हम ऐसे भटके रास्ते में रहते हैं ना, और उस जगह पे हमें कोई गाइड मिल जाता है ना बच्चों, तो ट्रस्ट में हमारा गेम चेंज हो जाता है। जैसे तुमने देखा होगा गूगल मैप पे अगर तुम रॉन्ग टर्न ले लेते हो तो गूगल मैप तुम पे चिल्लाता नहीं है, गूगल मैप तुम्हें क्या करता है, फिर से रीरूट करके देता है। बस तुम्हारे लाइफ का एक गूगल मैप बनना है हम सबको। ये बैच दिल के करीब इसलिए है क्योंकि हमने इस तरीके से इसका कंटेंट प्लान किया है सो दैट आप सारे बच्चों का, चाहे वो एवरेज हो, टॉपर हो, मीडियम हो, या उसने स्टार्ट ही ना किया हो, वो सारे बच्चों का 80 दिन में 90+ तो डेफिनेटली आएगा। ये बैच बच्चों शुरू होने वाला है 17 नवंबर से। अब इसको एक छोटा सा खुद के लिए इन्वेस्टमेंट समझो। जैसे कि अगर एक इंसान को इलेक्शन जीतना है तो ऐसा तो नहीं होगा कि अपोजिशन में कोई बंदा खड़ा ही नहीं है।
अपोजिशन में बंदा खड़ा होता है, लोग अपोजिशन के लिए वोट भी करते हैं, वैसे ही तुम बेसिकली अपने फ्यूचर के लिए वोट कर रहे हो। तो जब तुम सही सही चीज़ों को चूज़ करते जाओगे ना, तुम अपने फ्यूचर मी को एक इम्पॉर्टेंट पर्सन बनाते जा रहे हो। तो ये आज का छोटा छोटा ये जो इन्वेस्टमेंट होता है ना, पढ़ाई का इन्वेस्टमेंट, वो तुम्हारे फ्यूचर मी को बहुत ज़्यादा सिक्योर करते जाता है। बच्चों ये मिनिमल सा इन्वेस्टमेंट है, जाओ लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे क्लिक करो, सारे इन्फॉर्मेशन पढ़ो, कौन से चैप्टर्स कैसे क्या कवर होने वाले हैं। यहाँ पे आपका क्वेश्चन प्रैक्टिस वगैरह भी होगा, सब कुछ होगा, और पर्सनल मेंटरशिप भी मिलेगा। 24/7 हम चारों आपके साथ रहेंगे, ठीक है। तो चलो, आई होप कि मैं आपको पर्सनली गाइड कर पाऊँ। चलो बाय, ऑल द बेस्ट।